इंटरनल एनालिसिस आज जंगा होने है। इंटरनल एनालिसिस को हम पोजीशन एनालिसिस भी कहते हैं। पोजीशन एनालिसिस ये बड़ा मसला है। पोजीशन एनालिसिस ओवरऑल मैप में हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि होता ये है कि आपने ये देख लिया कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, टेक्नोलॉजिकल में क्या चल रहा है, लॉ क्या कह रहा है, फलाना क्या हो रहा है। फिर आपने देख लिया कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को कहाँ देखते हैं, मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। ये सारी चीजें देखने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अपने गिरबान में भी तो झांकना है, अपनी औकात को देखना भी तो जरूरी है। मैं कहाँ पे हूँ, मेरी क्या पोजीशन है, मेरे क्या फैक्टर्स हैं, मैं किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता हूँ, मेरे पास क्या बेस्ट है, क्या बुरा है, मुझे अपने आप को देखना है। तो पोजीशन एनालिसिस या इंटरनल एनालिसिस है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने रिसोर्सेज, अपनी कंपिटेंस, अपनी कैपेबिलिटीज अपने आप पे गौर करते हैं। अब अपने आप पे गौर करते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करनी है। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एक क्लॉज है जिस पर हम बात करते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू यूज एंड एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू कंपिटेंस, development activities and processes it's performed, and the ways in which these activities are linked internally and externally, and overall balance of core competences across entities। अजीब अजीब से कुछ वर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किए, ये सारे वर्ड्स हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपने लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी देखे। कैपेबिलिटी का मतलब है आपकी क्या सलाहियत है, स्ट्रेटेजिक का मतलब है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज कि मैं अपने रिसोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल करता हूं और अपनी कंपिटेंस को यूज करते हुए मैं कौन कौन से प्रोसेसेस जो मैं सही तरीके से चेक कर रहा हूं और वो करते हुए मैं अपने आप को मार्केट से मुमताज कर देता हूं, मैं लोगों से अपने आप को मुनफरिद कर देता हूं, मैं कैसे मार्केट में छा जाता हूं। ये सारी की सारी बातें जो होंगी ये आप डिस्कस कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में। It can also be described as the ability of an organization to use its core competence to create competitive advantage। तो word core competence, competitive advantage, resources, competence, इन सब पे हम इसमें बात कर रहे होंगे। बेसिकली कहानी कहाँ से आती है? कंपेटिटिव एडवांटेज आपको तब मिलेगा जब आप अपने रिसोर्सेज की अच्छी मैनेजमेंट करें और अपनी कंपेटेंस और कैपेबिलिटीज को सही से बरूकार ला सकें। अब अपने आप को देखना है, हम क्या है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। फिर एक कंपनी के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उसे इस्तेमाल करने नहीं आते, ये भी अच्छी बात नहीं है। रिसोर्सेज अच्छे हैं, कंपेटेंस नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज भी अच्छे होने चाहिए, कंपेटेंस भी होनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इन सारे वर्ड्स पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा मैप जो कि एक ट्यूटर नोट है, सिलेबस का ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ना कहानी थोड़ी सी समझ आ जाती है। सबसे पहले देखें कि आपके क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप आइडेंटिफाई करें, क्लासिफाई करें अपने उनके रिसोर्सेज को, अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखें कंपेटिटर के हिसाब से और देखें कि कहां कहां इन रिसोर्सेज की बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो सबसे पहले कहानी है कि आपके पास रिसोर्सेज किस लेवल के हैं। जब पता लगा हमारे पास इस लेवल के रिसोर्सेज हैं तो अब देखें कि अब इन रिसोर्सेज से क्या कुछ किया जा सकता है। तो मेरे पास अगर रिसोर्सेज है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग मैंने एवं गोदाम को किराए पे दी हुई है और वो एक मेन सड़क पे और वहां उस सड़क पे उधर कोई बिजनेस ऐसा शुरू किया जा सकता है, तो यस मैं अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट हो गया। रिसोर्सेज को देखें, फिर देखें कि हम फर्म मजीद क्या कर सकती है, अपने लेवल से ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। आप उन कैपेबिलिटीज पे काम करें जो इन रिसोर्सेज से आप कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास है क्या, कैपेबिलिटीज आप क्या कर सकते हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सफर शुरू करेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज। आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके कंपेटिटर नहीं कर सकेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया, मिलके कंपिटेंस डेवलप की और अब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके कंपेटिटर नहीं कर रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैं देखूं मेरे पास है क्या। फिर देखूं फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक चीज जो है वो आती है, अच्छे तरीके से आती है, मुझे दरख्त काटना अच्छा आता है, ये मेरी कंपेटेंस है जो डेवलप हुई है, मुझे दरख्त काटना अच्छा आता है, और उसके बाद मैं बिजनेस में चला जाऊं दरख्त बेचने के, लकड़ी बेचने के, मुझे जबान चलानी नहीं आती, मुझे कुल्हाड़ा चलाना आता है। तो जब मेरी कंपेटेंस कुल्हाड़ा चलाने में, तो वाई नॉट कि मेरा बिजनेस मॉडल हो जो कुल्हाड़े में बात करे। हाँ, मेरी कंपनी में कुछ लोग हैं, बहुत बात होनी है, अच्छा बोल लेते हैं,
हर बात कन्विंस कर लेते हैं और हम उनको सेल पे नहीं बिठा रहे। क्यों? ये हमारी कोताही है। तो हमें देखना है हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उन रिसोर्सेज से क्या कैपेबिलिटीज अचीव हो सकती हैं, उन कैपेबिलिटीज पे हम कौन सी जगह कंपिटेंस अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कोई खास कंपिटेंस बन जाए और हमें मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए। जब आपको चीज समझ आएगी कि आपके रिसोर्सेज से ये कैपेबिलिटीज अचीव हो सकती है, उन कैपेबिलिटी से आपको ये एडवांटेज मिल सकते हैं, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आप कहते हैं हाँ ठीक है, फिर हमें ऐसा करना चाहिए, हमें यूं इस नई प्रोडक्ट पे ये काम करना चाहिए। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो अगेन आपको पता लग जाता है कि आपको मजीद क्या रिसोर्सेज चाहिए उस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए, और आप मजीद उस रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं और ये साइकिल गोल 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 घूमता रहता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को देखे कहाँ कमी है, फिर देखिए मार्केट में क्या गुंजाइश है, फिर अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करें। सही से इस्तेमाल करेगी तो उसको नए एवेन्यूज नजर आएंगे, नए एवेन्यू से नई रिसोर्सेज पे लगाए, फिर से इन्वेस्ट करें। यानी कि आप हर वक्त अपने आप को इंप्रूव करते 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 अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव कर लेंगे और मार्केट में आप स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर लेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है, थोड़ी सी बोरिंग कहानी है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट के रिसोर्स क्या है मेरे पास, कंपिटेंस क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है और मैं किस तरह से आगे जा सकता हूँ। आगे चल के हम इन सब पे अलग अलग बात करेंगे। एक डिस्कशन जो किताब ने शुरू कर दी, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए। ऑब्वियसली कि एक कस्टमर को क्या चाहिए होता है, अगर मुझे ये पता लग जाए ना कस्टमर को क्या चाहिए, तो फिर मैं अपने आप को इंप्रूव कर लूं और अपने इदारे में वो हुनर पैदा कर लूं जो मेरे कस्टमर को चाहिए। ऑब्वियसली कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, कम पैसों में चाहिए, क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम हो, आफ्टर सेल्स भी अच्छी सर्विस मिल रही हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी हो, मेरी कंपनी का ब्रांड भी हो, उसको एक अच्छी रिकग्निशन भी मिले, एफिलिएशन भी मिले, तो कस्टमर तो पागल है, कस्टमर तो जान ले लेगा। कस्टमर तो कहता है कि बस मेरे लिए तो आप सब कुछ पेश कर दें और हम जो है वो उसको हर तरह से फैसिलिटेट कर दें, तो भी उसके बाद एंड पे कहेगा हाँ थोड़ी सी कमी ही रह गई। बट बिजनेस का ताल्लुक कस्टमर से है, बिजनेस कमाएगा ही तब जब कस्टमर होगा। तो कस्टमर को समझना, उसकी नीड्स क्या है और फिर अपने आप को मैच करना कि वो क्या चाहते हैं और मैं क्या दे रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान गैप को मीट करेंगे, मामला हल हो जाएगा। तो कस्टमर की नीड पे किताब ने डिस्कशन की, उन्होंने कहा उसको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे डिजाइन फीचर्स चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, राइट प्राइस चाहिए। अब ऐसे में कस्टमर्स को किताब ने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कंज्यूमर हो सकते हैं, ये बाय करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज और पर्सनल बेनिफिट लेते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर ये खरीदते हैं लेकिन ये आगे किसी और को बेच देते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो कि मुल्क की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ट्विटर नोट के थ्रू आपको एक अहम डिस्कशन बताऊंगा, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क। बिजनेस को अगर ये समझ आ जाए ना कि कस्टमर कौन है कंज्यूमर कौन, तो मसला हल हो जाए। Customer is the one who pays for the product. Consumer is the one who consumes the product. आप एक फिजिकल कॉलेज में आते हैं, उनकी फीस महंगी होती है, आप वो फीस भर देते हैं। क्यों फीस क्यों भर दी आपने? क्योंकि आपने पैसे नहीं भरे, आपके वालिदैन ने भरे। वालिदैन कस्टमर है, वालिदैन ने वो पैसे आपके हवाले किए और आपसे कहा आप जाके खर्चो इन्हें। अब आप क्लास से छुट्टी करते हैं, आपका दिल खराब नहीं होता क्योंकि पैसे आपने थोड़ी भरे होते हैं, आपके वालिदैन ने भरे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब वालिदैन पैसे भर रहे हैं और बच्चा कंज्यूम कर रहा है, तो बच्चे को परवाह भी नहीं होनी कि महंगा है या सस्ता। तो वो बच्चे जिनको अपने वालिदैन की बिल्कुल परवाह नहीं होती, वो कहते हैं ठीक है कॉलेज की ज्यादा फीस हो गई तो क्या है। वो यही लोग हैं जो कहते हैं पेट्रोल 5 लाख का भी हो जाएगा मैं तो फिर भी पेट्रोल लूंगा। भाई तुम्हारे वालिद अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हारे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं उसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें हलाल कर दिया जाए, उन्हें बिल्कुल छुरी के नीचे दे दिया जाए। वो कस्टमर्स हैं, उन्होंने प्राइस खर्च नहीं है, वो देखेंगे आपके चेहरे की खुशी। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पास कर रहा है, मैं अपने बच्चे पे पैसा खर्च कर दूंगा। तो कस्टमर इज द वन जो पैसे खर्चता है, कंज्यूमर इज द वन जो कंज्यूम करता है। कॉलेजेस को इस बात की समझ आ गई है, वो क्या करते हैं शुरू में ही आपको कह देते हैं इतना पैकेज ले लें, इतने पैसे हमें दे दें, आप पैसे दे दें हम आपको पढ़ाएंगे। आप आंखें बंद करके पेपर पिछले देते ही साथ ही आपके जहन में होता है कि बस जो माजी की गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक कॉलेज में जाके 50-60 हजार रुपए जमा करा देते हैं, ये जी आप रखें, मुझे पढ़ने के लिए मत कहिएगा, बस पैसे रखें सबसे पहले। ये तो सबसे आसान काम है, वालिदैन से पैसे लेके जमा करा देना। तो होता ये है कि जब कस्टमर ने पैसे देने होते हैं, कंज्यूमर ने कंज्यूम करना होता है ना, तो फिर कॉलेजेस भी आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी गिराते चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को तो परवाही कोई नहीं है और बच्चे ने खुद थोड़ी पैसे देने, वालिदैन ने देने, और वालिदैन बेचारों को क्या पता। तो ऐसे में ना अगर बिजनेस को समझ आ जाए आपका कस्टमर कौन है। मुझे याद है हमारे कॉलेज में एक दफा हम अपने बच्चों को जाके ना एएफसी के बच्चों को जाके, जो एएफसी होता था पीआरसी नाम है, इन बच्चों को हम क्लासेस में बता रहे थे कि आगे आप आए, कैफ की हमारी अच्छी फैकल्टी है और हम आपको डिस्काउंट्स देंगे और आप हमारे साथ कैफ पढ़ें।
ऐसे में मैंने एक आइडिया दिया, मैंने कहा जी हम इन बच्चों से बात करने के बजाय क्यों ना इनके घरों में लेटर भेजें कि आपके बच्चे ने एफसी हमसे पढ़ा, इसकी एग्जाम करीब है, इंशाल्लाह ये क्लियर भी हो जाएगा, हम इसकी इसी तैयारी कराई है, और चूंकि आपने हमसे एएफसी पढ़ा तो हम चाहते हैं कि हम आपको कैफ में डिस्काउंट दें। तो मैंने कहा हम वालिदैन को खत भेजेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। हुआ ये कि फिर हमने वालिदैन को खत भेजे, तो हम लोग जितनी कन्वर्जन सोच रहे थे कि एएफसी से लोग कैफ में आ जाएंगे, उससे डबल हो गई कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि हमने कंज्यूमर पे फोकस करने के बजाय कस्टमर पे फोकस किया, हमने उसको अप्रोच किया जिसने पैसे देने थे। तो बिजनेसेस को ये देखना होगा कि खरीद कौन रहा है और कंज्यूम कौन कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोजेक्टर, एक कॉलेज में 20 प्रोजेक्टर लगे होंगे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 50 प्रोजेक्टर लगे होंगे। प्रोजेक्टर के यूजर कौन होंगे? जो लोग आके बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। प्रोजेक्टर के यूजर कौन होंगे? मैं टीचर हूं, मैं क्लास में जाके कहता हूँ यार ये प्रोजेक्टर चला दे। मैंने प्रोजेक्टर को कंज्यूम करना है क्लास में जाके, लेकिन मैंने प्रोजेक्टर खरीदना नहीं है। प्रोजेक्टर किसने खरीदना है? कॉलेज के परचेज डिपार्टमेंट के एक बंदे ने खरीदना है। एक कंपनी जिसको अपनी हर ब्रांच के लिए 50 प्रोजेक्टर चाहिए, शायद उसने 500 प्रोजेक्टर खरीदने हो। जब उसने 500 प्रोजेक्टर खरीदने हैं तो बिजनेसेस को रादर के वो कंज्यूमर्स को देखें कि कंज्यूमर्स कौन है, वो कस्टमर्स पे काम करेंगे। कस्टमर्स कौन है? कस्टमर्स हैं वो चंद परचेज मैनेजर, वो परचेज मैनेजर से रब्ता करेंगे, और बजाय इसके कि टीवी पे प्रोजेक्टर का ऐड दें, वो कंपनियों के परचेज मैनेजर से रब्ता करेंगे, उनको शाम की चाय पे बुलाएंगे, खाना खाना खिलाएंगे, और उनसे कहेंगे जी अगर आप हमें अपनी कंपनी से हमें ऑर्डर देते हैं तो हल्का फुल्का छोटा सा गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा, आपकी बच्ची को एक टैब दे देंगे, आपका छोटा बच्चा उसको साइकिल दे देंगे। बिजनेस समझ आ गई कि दिस इज द कस्टमर, ये परचेज का डिसीजन लेगा, 500 चीजें इसने खरीदनी है, टीचर्स ने नहीं खरीदनी जो कि क्लासों में है, खरीदनी इसने है। तो कस्टमर समझ आ जाए ना तो गेम आसान हो जाती है, आप फिर कस्टमर पे काम करते हैं। तो कंपनियां, दवाइयों वाली कंपनियां, वो क्या करती हैं, वो बजाय इसके कि दवाइयों के टीवी पे ऐड चलाएं, इतनी इतनी महंगी महंगी दवाइयां टीवी पे ऐड नहीं चलते, वो काम करते हैं डॉक्टर्स पे, वो काम करते हैं फार्मासिस्ट पे, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रूट करवानी है सेल। तो ये समझना जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है, आपकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर कौन है। मुझे याद है सीए फाइनल में, सीए फाइनल के बच्चे क्या करते हैं, अपने स्टाइपेंड से पैसे देते हैं फीस के, जिसकी वजह से वो ज्यादा फीस नहीं दे पाते। तो सीए फाइनल में मुझे याद है कि आज से कोई 8-9 साल पहले 8 से 10 हजार रुपए फीस हुआ करती थी एक सब्जेक्ट की, कि बच्चा फीस दे। वो क्या करते थे, वो अपने पैसे अपने स्टाइपेंड में से निकाल के जोड़ के पैसे देते थे। एक कॉलेज को समझ आई, उसने कहा यार हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं, कंज्यूमर तो गरीब है। उन्होंने क्या किया, अपने सीए इंटर में मौजूद बच्चों में कैंपेन चला दी कि आप अभी से सीए फाइनल का पैकेज ले लें। जिन बच्चों ने कैफ के आखिरी पेपर दिए उनके घर खत भेज दिया, उनसे कहा जी हम आपको पूरा सीए फाइनल इस पैकेज में पढ़ा देंगे, आप लाख रुपए हमें जमा करा दें, उसके बाद सीए फाइनल के बच्चा जब तक मर्जी पेपर पढ़ता रहे वो हमारे पास पढ़ रहा होगा। तो वो 6 पेपर जो कि मुश्किल से कॉलेज को 40-50 हजार कमा के देते, कॉलेज के पास लाख रुपए पहले दिन आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा कंज्यूमर है, इस पे काम नहीं करना। बच्चा इस वक्त कैफ के अंदर है, इस वक्त अपने वालिदैन से पैसे लेके दे रहा है, आर्टिकल शुरू हो गए तो अपनी जेब से खर्चा करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के बजाय कस्टमर पे अटैक किया और वालिदैन को कहा जी आप अभी पैकेज ले लें और उसके बाद जैसे मर्जी चलता रहे। तो कंज्यूमर से जब आप कस्टमर की तरफ का सफर करते हैं तो फिर आपको ज्यादा आसानी हो जाती है। तो बिजनेसेस को ये देखना जरूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कंज्यूमर कौन है। इससे उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, इससे उनके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। जैसे टेस्ट सेशन, नियर पियर मेड इजी, आप इसमें आते हैं तो आपने प्रोडक्ट खरीदी होती है नियर पियर या मेड इजी, टेस्ट सेशन आपको फ्री मिलता है। इसलिए फ्री मिलता है कि आपके बिहाफ पे सीएमएड इजी या नियर पियर टेस्ट सेशन की वेबसाइट वालों से टेस्ट सेशन परचेज करता है। अब टेस्ट सेशन की वेबसाइट वाले जो है ना, वो बच्चों को राजी रखने के बजाय इन कॉलेजेस को राजी रखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आप लोग जिनको हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको हम इस तरह से देंगे, आपके बच्चों को यू अकोमोडेट करेंगे यूं। क्योंकि कस्टमर कौन है, नियर पियर, सीएमएडीजी, कराची के 1-2 कॉलेज, एक आध और कॉलेज, ये वो लोग हैं जो कि परचेज कर रहे हैं सीएनओस की टेस्टिंग। तो इनके बच्चे नहीं परचेज करे, बच्चा तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को मुनासिब प्राइस चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। तो फिर आप कुछ जगह पे कंज्यूमर पे फोकस करते हैं और कुछ जगह कस्टमर। कंज्यूमर कौन है, हु इज अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, और कस्टमर कौन है, जो परचेज करता है और पे करता है। जरूरी नहीं कि ये कंज्यूमर भी हो। तो किताब में जगह जगह वर्ड कस्टमर होगा, वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। हमारी किताब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही कंज्यूमर और कस्टमर की, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थॉट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कस्टमर और कंज्यूमर में एक फर्क होता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल उन्होंने दी, उन्होंने कहा एक फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो अपना ओन लेबल रेडीमेड मील्स बनाता है मेजर सुपरमार्केट्स के लिए, यानी कि वो रेडीमेड मील्स बनाते हैं और सुपरमार्केट को बेच देते हैं। फिर सुपरमार्केट्स वाले
जो है वो उनको आम इंडिविजुअल्स को देते हैं जो कि मील ईट करते हैं। तो कंज्यूमर्स हैं लोग जो खरीद रहे हैं सुपरमार्केट से, और कस्टमर है वो सुपरमार्केट जो कि मैन्युफैक्चरर से रेडीमेड मील खरीद रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने सुपरमार्केट्स को देखना है और सुपरमार्केट्स ने कंज्यूमर को देखना है। ये एक ओवरऑल हमारी जंग चल रही होती है। जी अभी आवाज क्लियर है? डन। मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, अगर मैं किसी भी कॉमन स्टूडेंट से कहूँ मार्केटिंग क्या है, तो वो कहेगा सर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक बड़ा छोटा सा वर्ड है। मार्केटिंग 4 पीस को कहते हैं, उनमें से एक पी प्रमोशन के अंदर का एक यूनिट है एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की नीड को आपने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के साथ मैच करना है। यानी कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केटिंग में 4 पीस आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो यूजर को सारे फीचर्स दे सके और उसकी नीड्स को पूरा कर सके। आपकी प्राइस ऐसी हो जिस प्राइस पे लोग आपसे खरीद सकें। आप ऐसी प्लेस पे हो जहां पे आप उस तक पहुंच सकें, और आप ऐसी प्रमोशन करते हो, आप अपनी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप अपने बारे में इतना कुछ बताते हो कि लोग आपको खरीदें। तो अगर मुझे किसी प्रोडक्ट पे काम करना है तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट अच्छी बनानी है, फिर उसकी प्राइस ऐसी सेट करनी है जिस प्राइस पे लोग उस प्रोडक्ट का एक इमेज बना लें, फिर मैंने उसको सही जगह पे अवेलेबल, प्लेस पे अवेलेबल करना है, और फिर मैंने उसको सही से प्रमोट करना है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, प्रमोशन नहीं होगी, बेकार है। बहुत अच्छी प्रमोशन हो, प्रोडक्ट बेकार हो, तो भी गलत है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रमोशन है, लेकिन प्राइस इतनी महंगी है कि कंज्यूमर्स की रेंज से निकल गया, तो भी बेकार है। यानी कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि ये देखें कि आपकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, वो किस कस्टमर को जा रही है, उसकी क्या प्राइस कैपेसिटी है, वो क्या प्राइस होनी चाहिए, किस प्लेस पे किस तरह से रखें और उसको कैसे प्रमोट करें। ये 4 पी मिलके कस्टमर नीड्स बन जाते हैं। अब इसमें अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं और प्रमोशन की बात करूं, तो ये मैं कर रहा हूं कस्टमर्स के लिए, और प्लेस और प्राइस मैं कर रहा हूं कंज्यूमर्स के लिए। वालिद ने घर जाते हुए फल लेके जाने बच्चों के लिए, बच्चे खाएंगे फल, बच्चे आर कंसर्न विद उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वालिद इज कंसर्न विद कि किस जगह से फल मिलेंगे, किस प्राइस में मिलेंगे। 2-3 जगह जाएगा, बार्गेनिंग वगैरह करेगा, तो कस्टमर का ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि किस प्लेस पे अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है। कंज्यूमर कहता है मुझे जो चीज मिल रही है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर कंज्यूमर प्रमोशन, टीवी पे ऐड देखेगा, कस्टमर से कहेगा मुझे ये वाली चीज चाहिए, बच्चे चीज का ऐड देखेंगे, वालिदैन को कहेंगे हमने ये वाली चीज खरीदनी है। तो प्रमोशन और प्रोडक्ट ये मेनली कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, प्लेस और प्राइस नॉर्मली कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं। ये मैंने उलट कर दिया। दोबारा से आपको इंग्लिश बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मेरी गंदी राइटिंग। कंज्यूमर और कस्टमर। डन। कहानी को आगे लेके चलते हैं। लो जी, ये तो बड़ा पक्का ही हो गया। भाई साहब, भाई साहब, थोड़ा सा सांस लेने का मौका देते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को। उसकी याददाश्त खो गई, उसे भूल गया मैंने क्या लिखा था। ठीक है जी, 2 लोगों ने बता दिया सर आपने उल्टा लिख दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, हम इसकी बात कर रहे थे। प्लेस देखें, आपकी कंपनी सिगरेट बेचती है, तो सिगरेट आपको क्या शहर में किसी एक बड़े शोरूम पे रखनी चाहिए कि लोग दौड़े हुए आएंगे और शोरूम से आके सिगरेट खरीदेंगे? नहीं, हर गली मोहल्ले पे रखनी है आपको, हर दुकान पे, हर सिगरेट पान शॉप वाली दुकान पे अवेलेबल करनी है, क्योंकि नहीं होगी तो एक सिगरेट के लिए कस्टमर इतना पागल नहीं है कि पूरा शहर फिरे और आपका शोरूम ढूंढे। लेकिन अगर आप मर्सिडीज बेच रहे हैं तो फिर अब आपको हर गली मोहल्ले की जगह पे उसको अवेलेबल नहीं करना। अब आप शायद शहर में या शायद सूबे में एक जगह पे अपना शोरूम बनाए और लोग दूसरे शहर से ट्रेवल करके आएंगे आपकी मर्सिडीज खरीदने के लिए।
तो आपकी प्रोडक्ट किस जगह अवेलेबल होनी चाहिए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसी है और कौन सी प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब जैसे सीए के अंदर डिसीजन लेते हुए लोगों का कि वो कहाँ पे कॉलेज बनाए, वो ज्यादातर वो जगह देखते हैं जहाँ सीए के स्टूडेंट ज्यादातर उनकी मार्केट बन गई है, जहाँ वो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो लाहौर में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज्यादा अगर आप कॉलेज खोलें तो उसके चलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कराची में भी इसी तरह से 2-3 जगह हैं, तो कुछ जगह जरा ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो प्लेस का डिसीजन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किताब ने बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं की, तो मैं भी ज्यादा आप लोगों का टाइम इसमें बर्बाद नहीं करूंगा इंशाल्लाह। बाकी सीए फाइनल में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। एक भाई ने कहा कराची में PECHS, ठीक है जी, और ऑनलाइन में पूरा पाकिस्तान, जहां मर्जी आप लोग अपने अपने शहर में बैठ के इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, अब चूंकि हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, पोजीशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे बिजनेस की देर पास सक्सेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हर बिजनेस की कामयाबी के लिए बड़े जरूरी होते हैं। आप जिस सेक्टर में हैं, हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। वो फैक्टर्स विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एक सीए के कॉलेज के लिए सक्सेस फैक्टर ये होगा कि उसके पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए, उसके बच्चों का सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हो, और वो ऑनलाइन फिजिकल हर तरह की क्लास कराने की सलाहियत रखते हो। एक हॉस्पिटल के लिए सक्सेस फैक्टर ये है कि अच्छे डॉक्टर्स हो, ऑपरेशन रेट अच्छा हो, वो लोगों को सही से सर्व कर सकते हो, उनके पास अच्छा इक्विपमेंट्स और वो सारी चीजें अच्छी हो। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का मतलब है वो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। तो Johnson's कॉल ने कहा दोस कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेल टू आउट परफॉर्म कंपटीशन। इस तरह की डेफिनेशन उठा के फिर इग्नोर कर दिया। अगर आपको बात समझ आ गई है तो एक भाई ने किसी मुश्किल अल्फाज में अगर कही है तो आप उसको इग्नोर करें। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो कस्टमर की नीड्स के साथ रिलेट होने चाहिए। ये प्रोडक्ट या सर्विस के वो फीचर्स हैं जो कि जरूरी हैं किसी भी चीज के अंदर होना। तो अब बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो पहले बिजनेस देखे कि अच्छा लोगों को चाहिए क्या, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। मैंने एक कॉलेज शुरू करना है तो मुझे देखना है कि क्या चीज ऐसी है जो सक्सेस का फैक्टर है, मैं उस पर काम करूंगा। और जब सक्सेस का फैक्टर मुझे समझ आ जाए तो फिर मैं अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट कर सकता हूं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर शुड बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पोजीशन। अपनी पोजीशन को असेस करते हुए आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देख लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के लिए जो मैंने आपको डायग्राम पे दिखाया था। CSF आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। आप परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर लेते हैं। मेजर टारगेट फॉर CSF आर कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि CSF और KPIs। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर थोड़ा सा क्वालिटेटिव चीज है, केपीआई थोड़ा सा क्वांटिटेटिव चीज है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में क्या फर्क है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आप कहते हैं जी, कॉलेज की बात करते हैं, आप कहते हैं कंपिटेंट टीचर्स होने चाहिए। थ्योरी के सब्जेक्ट में कंपिटेंट टीचर होने चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी कंपिटेंट टीचर होने चाहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अच्छा जी, और क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दूसरा आपने कहा कि आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, और क्या, और ये है कि ठीक है जी, फीस जो है वो अफोर्डेबल रेंज के होनी चाहिए। और क्या है जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, पास रेट अच्छा होना चाहिए। क्वालिटेटिवली आपने कहा अच्छे न्यूमेरिकल टीचर्स हो, अच्छे थ्योरी के टीचर्स हो, अच्छी लोकेशन हो, फीस अफोर्डेबल हो, पास रेट हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो कॉलेज का। आपने क्या किया, आपने फिजिकल कॉलेज के कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिफाइन कर लिए। अगर मुझे कॉलेज शुरू करना है तो आई नीड टू नो कि एक अच्छे कॉलेज किसे कहते हैं, उसमें ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अच्छा कॉलेज चलने के लिए आपको ये वाले फैक्टर्स चाहिए। अब कितने चाहिए, मैं कब एक खास जगह पे पहुंच जाऊं तो मैं कहूं हाँ भाई मैंने परफॉर्मेंस को अचीव कर लिया। मैंने कहा जी कंपिटेंट टीचर, थ्योरी में कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए जिनका कम से कम
10+ ईयर्स का तजर्बा हो। न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 टीचर्स होने चाहिए जिनका कम से कम 12+ ईयर्स का तजर्बा हो। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या था? अच्छे टीचर्स होने चाहिए। मेरी परफॉर्मेंस कब अच्छी मानी जाएगी? जब कम से कम 2 टीचर्स मेरे पास होंगे जो 10 साल से ज्यादा तजर्बे के होंगे, कम से कम 2 न्यूमेरिकल की चीज ऐसे होंगे जो 12 साल से ज्यादा तजर्बे के होंगे। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के, अगर आपकी लोकेशन जो है वो गार्डन टाउन ±2 किलोमीटर, तो ठीक है, इसका मतलब है ये लोकेशन बेहतर है। फीस अफोर्डेबल होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मेजर क्या है? परफॉर्मेंस मेजर के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? अगर आपके 2000+ स्टूडेंट्स विदाउट झगड़ा, विदाउट बातचीत की अगर आपकी फीस एक्सेप्ट कर लें, तो हम कहेंगे कि यस, हमारा एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो अचीव हो गया। पास रेट होना चाहिए, पास रेट अच्छा होना चाहिए। बट कैसे मैं कहूंगा अच्छा है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने सेट कर दिया है कि हमारा हर सब्जेक्ट में 60% कम से कम पास रेट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम से कम 2 कनाल, या कराची के हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन 500 गज जगह होनी चाहिए। फर्क समझ आ रहा है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक सब्जेक्टिव सी चीज है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक ऑब्जेक्टिव चीज है। यानी मैं कहता हूं अच्छा टीचर हो जरूरी है। कितने अच्छे टीचर हो तो मैं मान लूंगा कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस अचीव कर ली, कम से कम 2। कितना तजर्बा हो? कम से कम इतना। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या? हमारे पास रेट अच्छे होने चाहिए। अब मैं कब कहूंगा कि हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस अचीव कर ली? जब पास रेट कम से कम 60% होगा। तो हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का अपना एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। आपने करना ये है कि पहले देखना है कि बिजनेस लाने के लिए चाहिए क्या? बिजनेस लाने के लिए 10 चीजें चाहिए। इन 10 चीजों में अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कहेंगे? इसमें से कहेंगे, इसमें से कहेंगे, इसमें से कहेंगे, इसमें से कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल चलाने के लिए CSF ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास हॉस्पिटल की अपनी लैब हो, अपने डॉक्टर्स हो, अपना स्टाफ हो, अपने नर्सेज वगैरह हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? आप कम से कम 2000 टेस्ट एक महीने में अपने हॉस्पिटल से कर रहे हो। तो मेरे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए अच्छी। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था, है, अब अवेलेबल है। अब मान लूं कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया, ये मानने के लिए मैं कहूंगा हाँ जी, अगर मैंने 2000 से ज्यादा टेस्ट कर लिए तो इसका मतलब है कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया। अगर मैंने नहीं किया तो इसका मतलब है मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का कोई ना कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। बात समझ आ रही है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सीए आप लोगों ने करना है। आपने सीए करना है तो आपके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ पेपर पास करने चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए, और आपको मुनासिब टाइम में सीए करना चाहिए। ये हैं आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। थ्योरेटिकल डिस्कशन। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? कम से कम हर अटेम्प्ट में 2 पेपर पास होने चाहिए। कैफ 3 साल से ऊपर नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल्स के बीच में कम से कम 3 पेपर पास होने चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं? आप वो जो हवाई टारगेट्स है ना, जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर थे, उनको एक न्यूमेरिकल टारगेट दे रहे हैं। जब न्यूमेरिकल टारगेट होगा तो अब आपको पता होगा आपने वहां तक कैसे पहुंचना है। तो अगर कंपनी कहे कि एक कंपनी के लिए अच्छा फैक्टर है कि उसकी सेल ज्यादा हो, तो ये हवाई बात है। कंपनी वाले नीचे वालों को बताएं कि जी देखो, 2 करोड़ की सेल करेंगे तो इसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस अचीव हुई, वरना नहीं हुई। तो हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का कोई ना कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए कि आपने इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव कर लिया है। आई होप कि बात समझ आ रही है। डन। सर लाहौर जीत गया, लो जी मुबारक हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लाहौर का मैच किससे था। अब वही बात है ना भाईजान, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपके लिए जो जरूरी है उन पे फोकस करें, जो जरूरी फैक्टर्स है। लो जी, मॉडल आ गया जॉनसन एंड स्कॉल्स का। 6 स्टेप अप्रोच इसने बताई है CSF को, लेकिन ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस तरह से मशहूर मॉडल नहीं है। ये इसने बस जस्ट जनरली आपको बताया है कि आप अपने CSF को कैसे इस्तेमाल करें। पीछे वाली ही बातें जो थोड़ा सा रिपीट हो रही हैं, एक दफा देखते हैं। जॉनसन स्कॉल्स ने कहा कि भाई आप सबसे पहले क्या करें? आप सक्सेस फैक्टर जो कि क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी हैं। फिर देखें कि उन फैक्टर्स को अचीव करने के लिए क्या नेसेसरी है, क्या कंपिटेंसीज चाहिए।
फिर वो कंपिटेंसीज डेवलप करें, फिर अप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करें, फिर क्रिटिकल कंपिटेंसीज को टाइम देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हो, और देन आप देखेंगे कि आपने अपने टारगेट केपीआईज पूरे किए या नहीं किए। कॉलेज ने ये देखना था कि उनको सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 4 टीचर्स चाहिए, 2 थ्योरी के, 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, कम से कम इतने इतने तजर्बे वाले हों। मतलब आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझ आया कि हमें अच्छे टीचर्स चाहिए। अब क्रिटिकल कंपिटेंसीज मतलब हमें बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जी टीचर्स चाहिए, और या तो टीचर्स बाहर से पकड़ें या हम अपने टीचर्स को डेवलप करें। तो आपने कुछ टीचर्स एक दो बाहर से पकड़े, कुछ अपने टीचर्स पे काम किया, उनसे कहा जी आप तेजी से वो करते रहें, और अब सेट करें कि अच्छा हमारा इंडिकेटर क्या है, परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है, कितने टीचर्स हो, किस तरह से हो, कैसा सर्व कर रहे हो, तो हमारा की परफॉर्मेंस हो जाएगी। और देन आप फिर कंपिटेंसीज को उस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मैच करने की पोजीशन में लेके आए, ताकि आप एंड पे फाइनली देख सकेंगे हमारा केपीआई अचीव हो गया। और अब आपका एक प्रोसेस हो जिसमें आप मॉनिटर करते रहेंगे कि हम अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जॉनसन स्कॉल्स ने बेसिकली कहा कि पहले देखो सक्सेस के लिए क्या चाहिए, फिर देखो कि आपके पास इस वक्त क्या है उसमें से, फिर देखो आप मजीद इसमें क्या डेवलप कर सकते हैं। आपने सोचा, आप स्टूडेंट है, आपने सोचा कि जी सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि मैं अगर अपनी मार्केट में कामयाब होना चाहता हूं तो मुझे कम से कम टाइम में सी एंटर कर लेना चाहिए, कैफ लेवल कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये तो आपकी ख्वाहिश है, सोच लिया। फिर अपने गिरबान में झांक के देखा तो आपको पता लगा कि अच्छा इस वक्त मेरी कंपिटेंसी उतनी नहीं है। मैं वही बात है कि जन्नत में सारे जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, नेक काम कोई नहीं करना चाहता, जन्नत में सबको जाना है। तो आपने जन्नत सोच ली है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, अब परफॉर्मेंस भी तो सोचें। तो पहले अपने आप को एलिवेट करें कि नहीं मुझे पढ़ना होगा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की आदत डालनी है। आपने पढ़ने की आदत डाल ली, अब आप खुश हैं कि आपका ख्वाब था कि आपने कम टाइम में सीए करना है, आपने पढ़ने की आदत डेवलप कर ली। अब ये देखें कि अब सक्सेस किससे कहेंगे, सक्सेस कितने अरसे में कैफ करने को कहेंगे, ये इतने अरसे में करने को कहेंगे। फिर अब आप दोबारा देखेंगे, पढ़ने की आदत तो डाल ली, लेकिन क्या ये आदत इतनी स्ट्रांग है कि मैं 2 साल के अंदर अपना कैफ कंप्लीट कर लूं? नहीं है, मुझे अपनी कॉम्पिटेंस को मजीद इंप्रूव करना है। इंप्रूव कर लिया, अब मुझे हर 6 महीने बाद पलट के देखना है कि मैंने टारगेट्स क्या सेट किए थे और क्या मैंने अपने टारगेट्स को अचीव किए या नहीं किया, और नहीं किया तो अगले सेशन के लिए मुझे अपनी कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। पता नहीं आप लोगों को अपनी एग्जांपल से बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो जॉनसन स्कॉल ने कहा सक्सेस को डिफाइन करो, अपने आप को देखो, अपने आप को इंप्रूव करो, फिर सक्सेस का बेंचमार्क सेट करो, की परफॉर्मेंस कितना होगा तो सक्सेस आ जाएगी। तो उस की परफॉर्मेंस के लिए जद्दोजहद करो, और अब एंड पे देखते रहो कि आपकी जद्दोजहद और आपकी परफॉर्मेंस क्या आप उस सारे को मीट कर पा रहे हैं। एक दफा मुझे बता दें कि ये एग्जांपल समझ आई है? जी सर, एग्जांपल समझ आई है। एक भाई ने कहा था इस्लामाबाद के साथ मैच था, गुड हो गया। तो ये 6 स्टेप अप्रोच है। आइडियली ये उस तरह का मॉडल नहीं है, तो ये इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। ज्यादा से ज्यादा वो ये इसको थ्योरेटिकली तो पूछ लें, लेकिन किसी मॉडल के ऊपर अप्लाई करना, किसी सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करने के लिए ना आपको डाटा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इतना ज्यादा डाटा उनके पास नहीं है। तो आई बिलीव कि 10 मॉडल्स में से 2 ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें से सवाल मतलब उस तरह से नहीं आना बनता। एक रिसोर्स ऑडिट और एक जॉनसन स्कॉल्स वाला मॉडल। आगे चलते हैं। बेंचमार्किंग, बेंचमार्क करें। अब मैंने देखना है मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरी पोजीशन कैसी है। अपनी पोजीशन देखने के लिए, मैं अच्छा हूं या बुरा ये देखने के लिए भाई, फॉर एग्जांपल आप हर अटेम्प्ट में सीए के 2 पेपर पास करते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए देखना होगा कि मेरे हॉस्टल वाले क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए करना होगा मैंने ही 6 महीने पहले कैसा परफॉर्म किया था। तो बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग इज जिसमें आप स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। जब हम कंपेटिटर बेंचमार्किंग करते हैं तो ये एक प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग योर ओन परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ समवन एल्स। अपनी परफॉर्मेंस को किसी और की परफॉर्मेंस के साथ मैच करें। ये आप कई तरीके से कर सकते हैं, अपने ही किसी बंदे से मैच कर सकते हैं, किसी पड़ोसी से मैच कर सकते हैं, किसी दुश्मन से मैच कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स और ये फलाना फलाना ये अच्छा परफॉर्म करें या नहीं करें, तो एक तो हम कंपेयर करें किसी भी टीम को बाकी टीम्स के साथ।
फिर किसी भी टीम के प्लेयर को अपनी ही टीम के किसी और प्लेयर से कंपेयर करें, फिर किसी भी टीम के प्लेयर को आईपीएल के किसी प्लेयर के साथ कंपेयर करें, फिर उसको आईसीसी के साथ कंपेयर करें। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसके थ्रू आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं। किताब ने हमें बताया कि एक तरीका होता है इंटरनल बेंचमार्किंग, एक ऑपरेशनल, एक कंपेटिटिव, एक कस्टमर बेंचमार्किंग। अब बात करते हैं बिजनेसेस बेंचमार्क कैसे कर रहे हैं। जब आप विद इन एंटिटी यूनिट्स को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। हम कहते हैं जी हमारी पाकिस्तान भर में 30 ब्रांचेज हैं, वो जो इस्लामाबाद वाली ब्रांच है वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है। अब गुजरांवाला की ब्रांच को हम आके देखें और उसको हम कहें कि हाँ तुमने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन अभी भी वो इस्लामाबाद वाली बात नहीं आई। यानी आपने क्या किया, बाहर के दुश्मनों से कंपेयर नहीं किया, आपने अपने ही इदारे के एक यूनिट को दूसरे से कंपेयर कर लिया। इसको हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग, जिसमें आप इदारे का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इदारे में एक इंटरनल ये यूनिट अच्छा काम कर रहा है, और फिर बाकी को उसके साथ कंपेयर करके कहते हैं, हम कहते हैं ये इस्लामाबाद वाली ब्रांच के तकरीबन 70% लेवल पे चल रही है, ये वाली ब्रांच तो इस्लामाबाद ब्रांच के तकरीबन बराबर पहुंची हुई है। यानी हमने एक स्टैंडर्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लिया, उसको हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पकड़ा और उसी तरह के ऑपरेशन को डिफरेंट बिजनेस एंटिटी के अंदर देखने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल हम किताबें अगर बेचते हैं, अगर हम किताबें बेचते हैं तो किताबों वाला जो डिपार्टमेंट है, हम किताबें मंगवाते हैं, किताबों को स्टोर करते हैं, किताबों को भेजते हैं। इसी तरह से कुछ और कंपनी है जो स्टॉक मंगवाते हैं, स्टॉक रखते हैं और उसको बेचते हैं। अब वो कंपनी फिजिकल गुड्स में डील करती है, हम किताबों में डील करते हैं। असूलन हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर देते हैं, उनको ऑर्डर फौरन मिल जाता है, हमारा ऑर्डर हमें डिले मिलता है। वो स्टोर में जब रखवाते हैं उनकी कॉस्ट कम है, हम स्टोर में रखवाते हैं हमारी कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर एक ही प्रोसेस को उठा के मैं कंपेयर कर लूं कि जी मेरे प्रोसेस में और उस प्रोसेस में इतना फर्क क्यों है। बैंक पे कस्टमर जाता है, फ्रंट ऑफिस में उसको अच्छी डीलिंग मिलती है और 10 मिनट में उसका सारा काम हो जाता है। मैं सीए के कॉलेज में हूं, मेरे फ्रंट ऑफिस में अगर कोई आके आधे घंटे बैठा रहा और उसका काम नहीं हुआ, इसका मतलब है मेरे प्रोसेस में कोई वीकनेस है। मैं सेम टाइप के बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। फ्रंट ऑफिस पे आया हुआ एक बच्चा जिसकी क्यूरी है और जिस क्यूरी को रिजॉल्व करना है, तो अगर बैंक में आए हुए कस्टमर की क्यूरी अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो रही है और मैं भी एक बिजनेस हूँ, वो भी एक बिजनेस है, तो मेरे फ्रंट ऑफिस पे क्यूरी क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी फंक्शनल या ऑपरेशनल बेंचमार्किंग बन जाती है कि आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन विद इन परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट बिजनेस एंटिटी। एक एग्जांपल दी इन्होंने, एक पब्लिशिंग कंपनी माइट कंपेयर इट्स ऑर्डर हैंडलिंग, वेयर हाउस एंड डिस्पैच सिस्टम विद सिमिलर सिस्टम ऑफ अ कंपनी इन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। पब्लिशिंग कंपनी ने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर किया कि ऑर्डर करना, वेयर हाउसिंग करने वाला हमारा भी फंक्शन, उनका भी, हमारा इतना स्लो क्यों है और उनका इतना फास्ट क्यों है। तो कभी कभी आप इस तरह से कंपेयर करते हैं। जैसे मैं एक दफा लिबर्टी गया, गाड़ी वहां अंदर ले जा रहा था कि अचानक से 4-5 तरफ से लोगों ने हमला कर दिया कि जी आए हमारे पास से खा के जाएं, हमारे पास से आए। वो एक जगह थी जहाँ पे पराठा रोल और वो सारे बोलते थे। तो 6-7 बंदे आके गाड़ी को चिपक ही गए और जनाब हर कोई कह रहा है बस मेरी वाली दुकान से आप आके लें, ये हमारी वाली दुकान से ले, फलाना फलाना फलाना। तो उस वक्त मैंने फिर अपने साथ टीम में एक मेंबर था, मैंने कहा ये देखो ये भी एक बिजनेस है, हम भी एक बिजनेस है, क्या हम अपने कस्टमर को इतना चिमड़ जाते हैं। ये देखिए ना, ये सारे इतना ज्यादा चिपक गए हैं कि मैं तंग आके इनमें से किसी एक कार के पास रुक जाऊंगा। और ये कंपनी वाले ऐसा क्या दे रहे हैं इन लोगों को कि जान की परवाह किए बगैर गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऑर्डर आपने देना है तो हमारी वाली ब्रांच को देना है। मैं कि ये 150 रुपए का रोल है, कितना को कमीशन होगा इस बंदे का। ये कंपनी, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनके जो वो हैं, इनके जो एम्बेसडर्स हैं, इनके जो प्रोमोटर्स हैं, इनके जो फ्रंट ऑफिसर्स हैं, वो इतने दीवाने हैं। हम सीए के अंदर बैठे हुए हैं, हम जनाब लाखों रुपया, हजारों रुपया फ्रंट ऑफिस को दें, फलाना जगह करें, उसके बाद भी उन लोगों में वो चमक या वो जोश नहीं है जो इन लोगों में नजर आ रहा है थोड़े से पैसों के पीछे। तो ये बेसिकली क्या हुआ, फंक्शनल आपने बेंचमार्किंग की कि अच्छा वो लोग भी लोगों को, कस्टमर्स को पकड़ते हैं, कस्टमर को अपनी बात बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं। तो ऐसे में वो लोगों में जोश ज्यादा क्यों है, मतलब हमारे यहाँ वो जोश क्यों नहीं आ पा रहा। तो ऑल्दो कंपेयर नहीं बनता, लेकिन इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप अपने बिजनेस सेगमेंट में क्या मजीद करें जिससे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, आप एक काम करें, अपनी प्रोडक्ट को उठाएं और उसको अपने बेस्ट कंपेटिटर के साथ मैच कर लें। ये तो सबसे कॉमन तरीका है ना कि आप भाई पेप्सी कोक के साथ अपने आप को कंपेयर कर ले कि ठीक है जी पेप्सी की कितनी बोतलें बिक रही हैं, कोक की कितनी बोतलें बिक रही हैं, हमारा सर्फ कितना बिक रहा है, एरियल कितना बिक रहा है, हम किस तरह से कर रहे हैं, कंपेटिटर किस तरह से कर रहा है। तो एक सक्सेसफुल कंपेटिटर से अपने आप को मैच करना है, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग,
कस्टमर के हिसाब से बेंचमार्क करते हैं कि यार हमारी कंपनी को कस्टमर बड़ा अच्छा जानते हैं, कस्टमर आगे कहते हैं जी आपने बड़ा कमाल काम कर दिया। ये ऐसी कि जैसे एक दफा सीए मेडीजी की मैनेजमेंट से मैंने कहा देखिए ये वाली जगह हम कस्टमर को ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकते थे, हमने क्यों नहीं दिया। मैं बड़ा दुखी बैठा, मैंने कहा देखो मजा नहीं आया, हम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे कहा सर बात ये है कि कौन इतना कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। हमारे बच्चे खुद ही से उठ उठ के कह रहे हैं आपने बड़ा कमाल कर दिया, जबरदस्त हो गया। मेरे जहन में एक बड़ा स्टैंडर्ड था, लेकिन उन्होंने कहा सर बेंचमार्क गलत जगह से कर रहे हैं, आप एक आइडियल माहौल से बेंचमार्क कर रहे हैं, आप कस्टमर बेंचमार्किंग करें। आप ये देखें कि कस्टमर की नजर में हम कैसे हैं। अगर कस्टमर कह रहे हैं ये वेरी गुड यार इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो सर मतलब फिर परफेक्शन की तरफ मत जाए। अगर कस्टमर की नीड में मीट हो रही है, कस्टमर की ख्वाहिश मीट हो रही है, तो यस इसका मतलब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 4 तरीके किताब ने बताया कि आप अपनी ही ब्रांचेस को किसी और ब्रांच से कंपेयर कर लें, अपनी किसी यूनिट को दूसरी यूनिट से कर लें, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग अपने किसी प्रोसेस को मार्केट के किसी और बिजनेस के सेम प्रोसेस से मैच कर लें, कंपेटिटर से अपने आप को मैच कर लें, या कस्टमर्स की नजर में देख लें कि वो आपके बारे में क्या कहता है। तो ये डिफरेंट तरीके हम लोगों ने बेंचमार्किंग के देखे। अब इसमें जब कंपेटिटर को बेंचमार्क करना है तो सवाल ये है कि कंपेटिटर्स को बेंचमार्क करते हुए आपको डाटा कहां से मिलेगा। उसकी पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता लग जाएगा, उसने कितनी सेल्स की हैं, उनके ऊपर रेशियो एनालिसिस करने से आपको पता लग जाएगा। अगर परफॉर्मेंस में डिफरेंस है आपकी और आपके कंपेटिटर की, तो जरा देखें कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन उन डिफरेंसेस की। प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स की उठा के, कंपेटिटर्स की उठा के देखें वो क्या बेच रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, वो ऐसी क्या चीज दे रहा है जो हमारे पास नहीं है। कस्टमर से बात करें, उनसे पूछें यार देखो तुम हमारे पास 3 सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट पढ़ने आए हो, तो ये टैक्स का सब्जेक्ट तुम कहां से पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हमारे पास है, हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम हमारे पास नहीं आए। तो वो कहेगा नहीं जी आपके पास पुराना टीचर नहीं है, या आपका टीचर जो है वो ऐसे नहीं है, या वो होता ही है कि टेस्ट अच्छे नहीं है आपके, कुछ ना कुछ बताएगा। तो कभी कभी आप कस्टमर से पूछ रहे होते हैं कि यार आप बताएं, सेल्स प्राइस को कंपेयर कर लें। तो अपने आप को जब अपने कंपेटिटर से कंपेयर करना है तो देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज जिसको आप यूज कर सकते हैं। डन। अगली कहानी बड़ी मजेदार सी कहानी। एक वैल्यू की कहानी। वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब अपने आप को देखना है तो ये देखना है कि क्या हम लोगों को वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। अभी वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू ये कहते हैं कि लोगों के जहन में एक चीज की क्या वर्थ है और हम उनसे क्या चीज मांग रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप एक जगह गए, पहली दफा गए, आपने कहा यार मैंने ये वाला बर्गर खाना है, उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने लाके आपको एक बर्गर लाके दिया। पहली बात ये है कि उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, जो बंदा बर्गर बना रहा था वो बड़ा साफ सुथरा था, सर पर उसने कैप रखी हुई थी। माहौल इदारे का आपको बड़ा अच्छा लगा, पहली दफा वहां आए हैं, बड़ा अच्छा एम्बियंस था, एसी चल रहा था, बड़ा मजेदार सा एनवायरनमेंट बना हुआ था, वहां बैठे हैं, वो बंदे ने आपके पास आके बड़े तमीज से वो चीजें रखी, बड़ा खूबसूरत सर्विंग हुई हुई थी। आपने जनाब उठा के बर्गर खाया तो बर्गर का टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त था, सारा कुछ। अब आप सोच रहे हैं यार ये जो मैं ये चीज खा बैठा हूँ ना, ये कोई 800-100 रुपए की चीज है। अभी आपको नहीं पता कि कितने का है, लेकिन आपको जो इस गिर्द के एनवायरनमेंट से जो आपको चीज जो बेनिफिट मिला है ना, आपको लग रहा है कि दिस बेनिफिट इज वर्थ 800 रुपए। 800 रुपए वो है, वो वैल्यू है जो आपके जहन में उस प्रोडक्ट की बन गई। आपने पूछा यार कितनी की है, कितने का बर्गर, उन्होंने कहा सर 600 रुपए। आप तो जनाब खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे यार देखो 600 रुपए लिया है, मेरा ख्याल था ये चीज कम से कम 800 रुपए की है। तो टेक्निकली उन्होंने वैल्यू एडिशन की है, उन्होंने 600 रुपए आपको चार्ज किए हैं, लेकिन आपको जो चीज दी है वो आपकी नजर में 800 रुपए की। आप अक्सर नहीं कहते यार ये चीज वर्थ इट नहीं है, इस पे पैसे खर्चने से मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वैल्यू इज द बेनिफिट जो आप कस्टमर को किसी चीज के ऊपर दे रहे हैं। तो वैल्यू को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि वैल्यू क्या है, वैल्यू चेन क्या है, वैल्यू किस तरह से काम करती है। तो वैल्यू का मतलब है एनीथिंग अबव जो आप कस्टमर की परसेप्शन से ऊपर उसे दे रहे हैं, वो उसकी वैल्यू है। अगर यही बर्गर मैं खा के और बड़ा मुतमईन होता कि यार मजा आ गया, और जब बिल आता और 1300 का बर्गर होता तो गंदा सा मैं मुंह बनाता, बर्गर का जायका भी दोबारा चला जाता, और मैं कहता नहीं यार 1300 टू मच है यार, तुम लोगों को बड़ी चोर बाजारी है यार, तुम्हारा बर्गर इस लेवल का थोड़ी है कि तुम 1300 चार्ज करो। इसका मतलब है कि जब आपके जहन में परसीव वैल्यू है, जब उससे ऊपर चार्ज होगा तो आपको तकलीफ होगी, नीचे चार्ज होगा आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार। यही बात है कि
शोर शराबा अचानक से मिटता है कि जी कॉलेज हमें ऑनलाइन क्लास दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास की फीस इतनी ज्यादा क्यों रख रहा है? ऑनलाइन क्लास की एक वैल्यू आपके जहन में है, उसकी वैल्यू, लेकिन आपके जहन में उसकी वैल्यू फिजिकल क्लास से कम है। इसके पीछे थोड़ी सी आपकी अपनी भी कम फहमी है कि आपको भी ऑनलाइन क्लास से मिलने वाला बेनिफिट उस तरह से नहीं समझ आता। पुराने दौर के आदि हैं, फिजिकल को ज्यादा प्रीमियम चीज मानते हैं। असूलन तो ऑनलाइन क्लास ज्यादा प्रिविलेज चीज है, लेकिन अगेन जाहिर है मैं ऑनलाइन क्लास में हूं तो मैं ऐसी बात करूंगा। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर के जहन में है कि यार ऑनलाइन क्लास ना 15-16 हजार की होनी चाहिए, फिजिकल क्लास 20-22 हजार की होनी चाहिए। अब अगर कोई ऑनलाइन क्लास आपको 20 हजार की देने की कोशिश करेगा, आप लड़ पड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल ऑनलाइन क्लास आपके जहन में 15 हजार की है, और एक नेक वेंचर, एक अच्छा सा प्यारा सा वेंचर आपको 12,000, 8,000, 9,000, 10,000 में क्लास ऑफर करे, जो क्वालिटी दे रहा हो 15,000 वाली, पैसे मांग रहा हो 9,000, तो आप कहेंगे यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, मैं इनसे जाके चीज खरीदूंगा, इन्होंने मुझे वैल्यू दी है, इनसे मुझे वैल्यू मिली है। वैल्यू कैसे मिलेगी? आपको अच्छा टेस्ट मिले, आपको अच्छी क्लासेस मिले, आपको आपके साथ डील किया जाए, आपको पोर्टल अच्छा मिले, मतलब वो सारी चीजें मिलके वैल्यू जनरेट कर रही हैं। तो आपको वैल्यू कितनी मिली और आपने पे कितना किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोई भी शख्स कोई चीज क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको उस चीज से वैल्यू मिलती है। और जब आप उसके लिए उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास नोट है, नोट में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू उसका स्टाइलस, उसमें स्टाइलस फीचर और राइटिंग का फीचर ऐड करने से उन्होंने 40,000 इसकी कीमत बढ़ा दी। इस जैसे फीचर वाला कोई और मोबाइल जितने में मिल रहा है उससे 40,000 ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्टाइलस आ रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि स्टाइलस की एक वैल्यू है, इससे लोग नोटिंग कर सकते हैं, इससे बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे जैसा कोई टीचर उसको कोई कॉस्ट का सवाल पूछे तो वहीं पे सॉल्व करके उसको भेज सकता है, और फौरी फौरी से काम हो जाएगा स्टाइलस से, और बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाएंगे। और कभी अगर कभी मसला आ गया डिवाइस में, तो वही मोबाइल पकड़ के वहां से एक ऑनलाइन लेक्चर भी रिले हो जाएगा। तो मेरे नजदीक उसकी वैल्यू ज्यादा या कम है? अगर बिजनेस को इसका पता लग जाए कि कस्टमर किस चीज को वैल्यू करता है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स में वो चीजें ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू क्या है। अब सामने एक एग्जांपल है आपके, लें जी, एक बंदा 200 रुपए की 4 kg वुड खरीदता है। अब वो 200 की अगर 4 kg वुड खरीद रहा है और किसी दूसरे बंदे को वो 250 की बेचने की कोशिश करेगा, तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हें 50 क्यों इजाफी दूं, मुझे पता है ये 200 रुपए की है, तुमने मुझे इजाफी ऐसा क्या दिया, तुमने मुझे क्या वैल्यू दी कि मैं 200 रुपए की चीज पे 300 रुपए खर्च करूं, 250 रुपए। लेकिन फर्ज करें आपने जहां से वुड खरीदी है उस शहर में तो वुड मिलती है, आप उसको ले गए एक दूसरे शहर में जहां लकड़ी नहीं मिलती, उस शहर में जाके आपने 300 मांगा तो लोगों ने खुशी से दे दी। क्यों? उनको घर बैठे बैठे दूसरे शहर की लकड़ी मिल गई। तो वो लकड़ी जो थी 200 रुपए की, ये लोग कन्वीनियंस की वजह से 100 रुपए ऊपर देने पर तैयार हैं, क्योंकि उनको वैल्यू मिल गई। उनको अपने शहर में बैठे बैठे किसी ने लकड़ी लाके दे दी, तो वो 200 रुपए की लकड़ी का 300 देने पर तैयार होंगे, क्योंकि उनकी नजर में अपने शहर में उनको अगर बैठे बैठे चीज मिल गई तो इसकी वर्थ 300 है। इस लकड़ी को आपने काटा, छोटी छोटी स्टिक्स में डिवाइड किया, अच्छे तरीके से ट्रिम किया खूबसूरत तरीके से, और एक बिजनेस को कहा ये 450 की है। बिजनेस खाली लकड़ी के 300 रुपए देने के लिए तैयार था, और आपने नफीस कटी हुई स्टिक्स बना के उसको खूबसूरत सी दी है, तो अब वही उनपे 450 रुपए खर्च करने तैयार है। हो सकता है आपका 20-30 रुपया इजाफी लगाओ, आपने मजदूर को दिया, उसने उसकी सेटिंग कर दी हो, लेकिन बिजनेस के लिए उसकी वर्थ 450 बढ़ गई। फिर आपने क्या किया? उन स्टिक्स को कुर्सी की शक्ल दे दी। आपको शायद 30 रुपए कारपेंटर को या 50 रुपए देने पड़े, और उसने उन स्टिक्स को कीलें ठोक के कुर्सी बना दी। अब कुर्सी आप 600 की बेच सकते हैं, कुर्सी पे फोम लगा दिया 450 की बेच सकते हैं, 750 की। उस पे पेंट कर दिया 900 की बेच सकते हैं। उसको एक ब्रांडेड जगह पे रख दिया 2000 की बेच सकते हैं। उसमें ब्रांड ऐड कर दिया 2500 की बेच सकते हैं। उसको खूबसूरत से मॉल में चमकीली सी लाइटों के दरमियान सजा दिया और उस पर एक हीरोइन बिठा दी, तो वो 5000 की हो जाएगी कुर्सी। तो कहने का मतलब है कि आप कंज्यूमर के दिमाग से खेलते हैं, उसको वैल्यू मिलती जा रही होती है, आप अपनी वैल्यू ऐड करते जा रहे होते हैं चीज में। So value relates to the benefits that a customer obtain from a product or service. Customers are willing to pay more for more value. ज्यादा वैल्यू मिले तो ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। Business entities can make profit by creating added value. जो बिजनेस जितनी अच्छी वैल्यू देगा वो उतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो अब बिजनेसेस को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कस्टमर्स को वैल्यू कैसे दे सकता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू कैसे ऐड की जाए। अब अगर ये रिवीजन क्लास ना होती, रेगुलर क्लास होती, तो मैं जरूर जो है
आपसे पूछता कि आप बताएं और फिर उन पॉइंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक रिवीजन क्लास है, पैटर्न थोड़ा सा तेज है। वैल्यू कैसे ऐड करें? आप किसी प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दें, उसमें वो फीचर ऐड कर दें जो कस्टमर को ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वो आपका कंपेटर भी मोबाइल दे रहा है, आप भी मोबाइल दे रहे हैं, आपने बताया कि जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उससे ज्यादा बेहतर इमेज आ जाता है। आपने कह दिया मैं फ्रंट कैमरा भी दे रहा हूँ, बैक कैमरा भी दे रहा हूँ, मेरे कैमरे के ऊपर एक शटर आ जाता है, वो कैमरे को धूल से महफूज रखता है। आप कितने लोग ख्याल करते हैं इस बात का? लेकिन अगेन कैमरा है और कैमरे का एक शटर आपने ऐसे दे दिया, उससे वो बंद हो जाएगा। मेरे पास अगर अभी एक वो होता, एक बैक केस होता तो मैं आपको बताता। एक कंपनी का मैंने बैक केस देखा। मैं नॉर्मली केसिंग के ऊपर खर्च करने का रवादार नहीं हूं। मैं कहता हूँ कि मोबाइल जब आपने स्मार्ट लिया ही है और पतला मोबाइल है, तो मोबाइल बगैर कवर क्यों होना चाहिए। एक मैंने एक ऐड देखा जिसमें उन्होंने देखा कि जो बैक केस है, बैक केस के पीछे उन्होंने एक छोटी सी स्टिक दे दी, जब इसको यूं कर दें तो मोबाइल को ऐसे रखा जा सकता है सामने, जैसे आप टैब को रख सकते हैं। मुझे फीचर इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि अगर केसिंग के ऊपर मैं 500 खर्च कर सकता था, तो ये वाली केसिंग मैं 1000 रुपए में भी खरीद सकता हूँ। यानी कि मुझे वैल्यू कैसे मिली? उसकी खास डिजाइन से, जिसकी मुझे हुआ कि ठीक है मैं लेटे लेटे भी इसको एक तरह से साइड पे वो करके और इसकी स्क्रीन टेढ़ी कर सकता हूँ। तो एक कस्टमर छोटे से छोटे फीचर को वैल्यू करता है। तो बिजनेसेस ने इस चीज को देखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन बदल लें, हम कस्टमर के लिए उसको बाय करना आसान कर दें। फॉर एग्जांपल घर बैठे बैठे लोगों को ऑप्शन मिल गई कि फूड पांडा से मंगवा लें, उन्होंने वो चीजें भी खरीदनी शुरू कर दी जो वो नहीं खरीदते थे, और जरूरत से ज्यादा बाहर के खाने खाने शुरू कर दिए। एक ब्रांड को प्रमोट कर दें, सर्विस या प्रोडक्ट ज्यादा क्विकली डिलीवर कर दें, रिलायबल सर्विस दें, अच्छा टाइम दें। तो यानी आप कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। जितनी अच्छी वैल्यू देंगे कस्टमर उस चीज को उतना ज्यादा खरीदेगा। अगर हम सीए के अंदर एक कॉलेज ओपन करके बैठे हुए हैं, तो वी नीड टू नो कि कस्टमर क्या चाहता है, वी नीड टू नो कि हमारे पास क्या रिसोर्स हैं, फिर हमने देखना है कि वैल्यू गैप क्या है। फलाना कॉलेज क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना कर रहा है, हम क्या ऐसा करें कि हम बाकियों से अच्छी वैल्यू दें। हम उनकी वीकली टेस्टिंग कर लें, हम उनको डेडिकेटेड क्लास दे दें, हम उनको टीचर के साथ एक्सेस दे दें व्हाट्सएप में, हम उनको मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स बेहतर बना दें, हम एलएमएस पे काम कर लें, हम फलाना पे काम कर लें। हम कुछ ऐसा करें जो बाकी नहीं कर रहे, और अगेन बाकी भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और हमारी प्राइस थोड़ी सी कम है तो भी कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मिल गई। जो चीज उसके जहन में 15,000 की थी, अगर मैंने 9,000 की दी है, तो वो 15,000 वाले कंपेटर को छोड़ के हमारे पास आ जाएगा। हमारा विजन भी पूरा हो जाएगा लोगों को कम पैसे में सर्व करने का और लेस प्रॉफिट्स कमाने का, और दूसरा कस्टमर को अच्छी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अगेन डिफरेंट तरीके हैं। मैनेजमेंट शुड लुक फॉर द वेज ऑफ एडिंग वैल्यू एट ईच स्टेज इन प्राइमरी वैल्यू चेन। मैनेजमेंट शुड आल्सो कंसीडर वेज इन विच सपोर्ट एक्टिविटीज कैन ऐड मोर वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आप वैल्यू किन बेसिक चीजों से देते हैं, आप उन पर काम करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सी ऐसी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से अच्छी वैल्यू दी जा सकती है। यहां से हमारे पास एक मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू चेन, पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस। इसने नहीं चलने देना आज। कोई नहीं। अब देखे ना, ये वैल्यू खराब हो रही है। एन मौके पे टैब फारिग होने से दूसरा टैब मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं बाजार हो जाऊंगा और मैं कहूंगा यार वो वाला टैब मुझे महंगे में मिल जाए, कम से कम मैं लोगों को सर्व तो सही से कर पा रहा हूँ। वैल्यू, इन्होंने बड़े मजेदार तरीके से वैल्यू की डिस्कशन की। सर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान विन टू कोर्स 6000 में भी ऑफर हुआ था भाईजान, 6000 में नहीं, एक के साथ एक फ्री मिल गया था। हम जज्बाती बहुत ज्यादा हो गए थे, कभी कभी ऐसा होता है, कमजोर लम्हे आ जाते हैं। अच्छा जी। सर 27 स्लाइड्स तो टू मच है। अच्छा, एक भाई ने टोटल स्लाइड देखी है और वो उस वक्त से परेशान और हरियान बैठे हैं कि की होने लगा साढ़े नाल। भाईजान ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में हम ज्यादा पढ़ते होते हैं, तो मतलब थोड़ा सा हौसला बुलंद करें। मैं इसीलिए बीच बीच में ब्रेक्स दे रहा हूँ कि आप लोग जो है वो नमाज भी पढ़ लें और थोड़ा सा इजी भी हो जाए और दोबारा से अगले चैप्टर के लिए रेडी होके बैठ जाएं। यही तो मेन चैप्टर है, अगला तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लंबी साइंस नहीं है उसमें। वैल्यू चेन, देखिए आप समझना बड़ा जरूरी है। वैल्यू कहां से आती है? वैल्यू प्राइमरी आती है 5 चीजों से, पोर्टर का मानना है। पोर्टर ने कहा भाई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से वैल्यू आती है, ऑपरेशन से वैल्यू आती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से वैल्यू आती है, मार्केटिंग एंड सेल्स से आती है और सर्विस से आती है। इसके बाद फिर सपोर्ट एक्टिविटीज आती हैं जिसमें फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट, इनसे वैल्यू आती है।
बेसिकली वैल्यूएशन एनालिसिस, ये अब उन मॉडल्स में से एक मॉडल, जिन मॉडल्स का हमने जिक्र किया था कि किस किस तरह से उनको लेके चलना है। तो वैल्यू चेन के आपको 5 प्राइमरी कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए और 4 सेकेंडरी कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। वैल्यू कहाँ से आती है? आपकी इनपुट्स से आती है। वैल्यू कहाँ से आती है? आपके ऑपरेशंस में आती है, आपके आउटपुट्स में आती है, आपकी सर्विस में आती है, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स में आती है। दो रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट गंदी जगह से चीजें खरीदता है, गोश्त गंदी जगह से खरीदता है, जो मुख्तलिफ मसाले गंदी जगह से खरीदता है, वो मसाले और गोश्त इस तक पहुंचते पहुंचते आधे रास्ते में गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और दूसरा बिजनेस अच्छी जगह से अच्छे तरीके से उनको इदारे तक लेके आता है, तो जो अच्छे तरीके से लेके आए उसकी वैल्यू ज्यादा है। दो बिजनेस हैं, दोनों सेम जगह से खरीदारी करते हैं, ओके, प्राइमरी वैल्यू उनकी सेम है। एक अच्छे तरीके से अच्छी रेसिपी के साथ खाना बनाता है और एक की रेसिपी अच्छी नहीं है, तो जिसने ऑपरेशन में अच्छा काम किया उसको उसने वैल्यू दे दी कस्टमर को। फर्ज करें दोनों की रेसिपी भी सेम हो, दोनों का जायका भी सेम हो, एक तरफ कस्टमर को खाना आके एक बंदे ने सामने ऐसे मेज पे ठक करके रखा है, ले खा मर, और एक तरफ बहुत ही डिसेंट तरीके से आगे पहले नैपकिन बिछाया, फिर एक एक चीज रखी, सर कोई मसला तो नहीं, प्लेटें जो है वो आपको गर्म हुई मिली, साफ सुथरा माहौल, ऐसा आपको लगा कि यार मुझे तो बादशाहों वाला सलूक मिला है। आउटपुट बेहतर था, यानी कि या इनपुट पे क्वालिटी की जंग होगी वैल्यू की, इनपुट सेम है तो ऑपरेशन में जंग होगी, ऑपरेशन सेम है तो आउटपुट में जंग होगी। एक होटल है जो कि बहुत अच्छे खाने बनाता है और बड़े अच्छे तरीके से सर्व करता है, कस्टमर को इनपुट आउटपुट हर चीज अच्छी देता है, लेकिन आपको नहीं पता उस होटल का, तो आपको तो नहीं वैल्यू मिली। यानी अगर एक होटल का लोगों को पता ही ना हो यार ये अच्छा होटल है, ये अच्छी सर्विस देता है, इसका मतलब है कि अगर उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स अच्छी नहीं है तो वो अच्छी वैल्यू नहीं दे सकेंगे। कई दफा अच्छी वैल्यू देने से ज्यादा ये रियलाइज कराना जरूरी होता है कि हम बड़े अच्छे हैं और हम आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और देन फाइनली ओवरऑल अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। आपको, आप एक होटल में गए हैं, वो होटल का खाना दूसरे होटल जैसा है, सारी चीजें सेम है, लेकिन इस होटल वालों ने एसी नहीं चलाया हुआ और आप पसीनों पसीन हो गए, तो बहुत अच्छा खाना आपको अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब है कि अगर एक होटल अपने आप को देख रहा है दूसरे होटल के साथ कंपेयर करके कि मैं ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहा हूँ या वो ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहा है, तो देखिए कि मेरे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, मैं चीजें लेके कैसे आता हूँ इदारे तक, मैं ऑपरेशंस में कैसे करता हूँ, मैं कस्टमर तक चीजें कैसे डिलीवर करता हूँ, मेरी मार्केटिंग एंड सेल्स कैसी है और मेरी ओवरऑल सर्विस कैसी है। तो हो सकता है 4 जगह पे आप कंपीट कर रहे हो अपने कंपेटिटर को और 5वां ऐसा एरिया हो जहां आपकी वैल्यू मिस हो गई। ये वैल्यू चेन है ना, यानी कस्टमर को इनपुट में भी अच्छी वैल्यू मिले, फिर उसको ऑपरेशन में भी अच्छी वैल्यू मिले, फिर उस आउटपुट में भी अच्छी वैल्यू मिले, फिर मार्केटिंग सेल्स भी अच्छी हो, सर्विस भी अच्छी हो। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर वैल्यू चेन कंप्लीट हुई। तो अगर मैं बहुत अच्छी कोशिश के बावजूद भी मेरा कॉलेज नहीं चल रहा, तो मुझे देखने की जरूरत है मेरी चेन मिस कहाँ हो रही है। क्या मेरा फ्रंट ऑफिस सही से डील कर रहा है? क्या मेरे टीचर्स क्लास में अच्छा पढ़ा रहे हैं? क्या हम बच्चों को चीजें सही से डिलीवर कर रहे हैं? क्या हम, अब वही बात है, टीचर क्लास में जान मार रहा हो लेकिन पोर्टल पे वीडियो ना चल रही हो, बच्चे को पोर्टल की एक्सेस ही ना मिल रही हो, तो टीचर की मेहनत तो बेकार हो गई। फ्रंट ऑफिस ने भी अच्छा काम किया, टीचर ने भी अच्छा काम किया, लेकिन पोर्टल जो है वो हैंग हो रहा है, पोर्टल चल ही नहीं रहा। पोर्टल पे प्रॉब्लम आया, आप मैनेजमेंट को बताते हैं और मैनेजमेंट उसे ठीक ही नहीं कर पाती। हाँ, अगर प्रॉब्लम आया और मैनेजमेंट को बताएं और वो 3-4 दिन के अंदर अंदर वो एक उसको अल्टरनेट तरीके से ठीक कर दें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने कोशिश की है। आपको नजर ही नहीं आ रहा कोई कोशिश करता हुआ, आप कहेंगे मुझे नहीं वैल्यू मिली। तो इनपुट पे वैल्यू मिले, ऑपरेशन में वैल्यू मिले, आउटपुट में, तो कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए, टीचर्स भी क्लास में अच्छा पढ़ाएं, बच्चों तक जो लेक्चर्स की डिलीवरी है वो भी अच्छे तरीके से हो। ये सब अच्छा होने के बाद आपको इंटरनेट पे आवाज भी लगानी है, आपने अपने कॉलेज की मशहूरी भी करनी है, अपने कॉलेज के बारे में बात भी बतानी है। अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस को, फिजिकल कॉलेजेस को एम्बेसडर्स की जरूरत पड़ती है, जो बच्चों के दिमाग में यकीन डालते हैं कि नहीं भाई हमारा फिजिकल कॉलेज बाकियों से बेहतर है। और इन सबके साथ आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है। अब टीचर्स नाच रहे होते हैं, सेशन पहले सेशन खत्म होता था, टीचर्स निकल जाते थे घूमने फिरने, पहाड़ों में निकल गया, कोई दूसरे मुल्क चला गया, छुट्टियों पे चले गए, अपने बिजनेस को टाइम दे दिया, घर में पड़े हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं। अब आफ्टर सेल सर्विस भी है। क्लास तो खत्म हो गई ना, अब तो पेपर वाले दिन तक व्हाट्सएप पे बच्चा आपके जिम्मे है, आपको कम से कम उनको 15 तरह के लाइव सेशंस करने हैं, 10 तरह से उसे चीज डिलीवर करनी है, कुछ 4 तरह से टेस्ट लेने हैं, उसके सवाल का आपने भी जवाब देना है, आपकी टीए ने भी जवाब देना है, आपकी टीम ने भी जवाब देना। वो एक सवाल 5 दफा पूछा, आपने 5 दफा जवाब देना, और पेपर की रात अगर 2 बजे उसने मैसेज किया और आप नहीं देख सके, तो बच्चा कहेगा टीचर ने मेरे लिए किया ही किया। तो अब तो मुकाबला ही आफ्टर सेल सर्विस पे हो रहा है कि सेल तो कब की हो गई, वो खत्म भी हो गया कोर्स। अब एंड पे रिवीजन क्लास ना दो तो बच्चे कहते हैं लो जी हमारे टीचर ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि मुकाबला फिर सर्विस पे होता है। अगर दो कॉलेजेस की पांचों चीजें बराबर हैं
तो अब बच्चा कहेगा यार एक कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी है, दूसरे की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, जिसकी बिल्डिंग अच्छी है वहां चले जाएंगे। लेकिन अगर एक कॉलेज के टीचर अच्छे नहीं है और बिल्डिंग अच्छी है तो बच्चा उस कॉलेज नहीं जाएगा। यानी पहले मुकाबला होगा प्राइमरी एक्टिविटीज में, शुरू वाली जो एक्टिविटीज है उनमें मुकाबला होगा। जब उधर आप वैल्यू बराबर दे रहे हैं तो फिर देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आपके ह्यूमन रिसोर्स वाइज, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ सही है। दो रेस्टोरेंट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जैसा हिसाब है, एक जैसे खाने हैं, एक जैसा एम्बियंस है, सब कुछ एक जैसा है। एक होटल वाले आपको टैब ला के देते हैं कि सर ये ऐप है, इस ऐप पे जाके ऑर्डर दें और आप जनाब उस पर ऐसे करके ऐसे ऐसे क्लिक कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और दूसरे ने ऐसा नहीं किया तो इसने यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी। तो प्राइमरी की जब जंग खत्म होती है तो फिर सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज की जंग शुरू होती है कि वहां कौन दूसरे से ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर रहा है। तो ये फिर हमारी सपोर्ट और प्राइमरी एक्टिविटीज की बात होती है। तो अब अगर एक बिजनेस ने अपने आप को कंपेयर करना है दूसरे से, इनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑल एक्टिविटीज जो कि रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, आपके इनपुट से रिलेटेड। ऑपरेशंस कि आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो वाली बातें। आउटपुट लॉजिस्टिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज बायर तक किस तरह से आप पहुंचाते हैं। मार्केटिंग, ये आपको पता है। सर्विस, ओवरऑल सर्विस और इवन आफ्टर भी ये चलती है। सपोर्ट एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट, चीजों की परचेजिंग कैसे होती है, सप्लायर से कितनी अच्छी नेगोशिएशन करते हैं, माल कहां से खरीदते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आपका कैसा है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम आपका कैसा है, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो पहला मुकाबला प्राइमरी एक्टिविटी में, अगला मुकाबला सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो देयर कैन बी अ सिनेरियो के पेपर में एक सिनेरियो आया और वो सिनेरियो में कहेंगे बताओ ये जो सिचुएशन है इस पे पोर्टर की वैल्यू चेन अप्लाई करें। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर से ये पांचों कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये कंपोनेंट यहाँ नजर आ रहा है। सपोर्ट एक्टिविटी शायद उन्होंने ना दी हुई हो। तो किसी भी बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से कंपीट करना है तो पहले प्राइमरी चेन में करना है, फिर सेकेंडरी चेन में करना है। डन। वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक भाई ने घबरा के कहा सर नेक्स्ट ब्रेक कब है। नेक्स्ट ब्रेक तो हमारे हाथों में खेल रही है दोस्त। ईशा के टाइम में हमारे पास मार्जिन है ऊपर नीचे। खैर अगेन जब ये खत्म होगा 6:05 में हमने सेशन शुरू किया था, आइडियली 1.5 घंटे का सेशन होना चाहिए। तो 7:35 के आसपास ब्रेक का ऑफिशियल टाइम होना चाहिए। लेकिन अगेन देखते हैं, हो सकता है मुझसे पहले कर लें, वैसे पहले के चांसेस कम है, हो सकता है उसके बाद कर लें क्योंकि हम पीछे से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड आ रहे हैं। वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वैल्यू ऐड करने से क्या होगा, वैल्यू ऐड करने से क्या होगा, जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। आप अपनी प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो गई। बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट और इंप्रूविंग सेल्स। आप अब क्या हुआ, आपने वैल्यू ऐड की तो या तो वैल्यू ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी या आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, आपको फायदा होगा। जब आपको फायदा होगा तो कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी लोअर सेलिंग प्राइस पे, या तो कम पैसों में चीज मिलेगी या उतने ही पैसों में अच्छी चीज मिलेगी। ये बेनिफिट री इन्वेस्ट हो सकता है, मोर कंपेटिटिव एडवांटेज इन द फ्यूचर। एक कहानी चल पड़ेगी। आपने खर्चा किया वैल्यू पे, आपने अपनी वैल्यू इंप्रूव की, कस्टमर्स की सेल बढ़ गई, पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हो गए, उन्होंने कहा ये तुम लोगों ने कमाल काम किया था, हमारे पैसों पे अच्छा रिटर्न मिल गया, दोबारा पैसे पकड़ो, दोबारा वही काम करो जो तुमने किया था, बड़ा मजा आया, ये तो बड़ी कोई जबरदस्त चीज है। कंपनी वालों ने फिर पैसा पकड़ा, फिर से इन्वेस्ट किया वैल्यू पे, फिर से मजीद सेल हुई, फिर से फायदा हुआ। तो ये बेसिकली ना एक गोल गोल सा चक्कर बन जाता है, बड़ा मजेदार था। यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ये है कि आप वैल्यू क्रिएट करें कस्टमर के लिए, जिससे क्या होगा, अर्निंग्स और डिविडेंड्स आएंगे। अर्निंग और डिविडेंड से जो शेयर होल्डर्स है उनको वैल्यू मिलेगी, जब उनको वैल्यू मिलेगी तो वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, कंपनी को फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, कंपनी वो रिसोर्सेज दोबारा से वैल्यू पे लगाएगी और दोबारा से ये सारा काम चल पड़ेगा। यानी पैसों से वैल्यूज बढ़ती हैं, वैल्यू से सेल बढ़ती है, सेल से फिर पैसे आते हैं, उन पैसों से फिर से वैल्यू बढ़ती है, फिर से सेल, यानी गोल साइकिल चलता चला जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे और आप अपने स्टेक होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा कमा के देना शुरू कर देंगे। अगेन वही बात है कि हम लोग वैल्यू और क्वालिटी पे अच्छा खासा खर्चते हैं, और जब हम अच्छा खासा खर्चते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि हमारा खर्चा हुआ पैसा वापस पलट के आता है। क्योंकि जब आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे देते हैं तो वो दोबारा आपसे डील करता है या और लोगों को बताता है, जिसकी वजह से आपके पास फिर पैसा आ जाता है। तो नॉर्मली ये होता है कि हम पैसा लगा देते हैं और पलट के देखते हैं वही पैसा घूम के आ रहा है और अपने साथ 4 और पैसों को लेके आ रहा है। कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है।
अच्छे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं, अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, अपना सिस्टम इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम बेहतर होता है, अच्छी वैल्यू देता है, अच्छी वैल्यू देता है, कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं, दोबारा आपके पास पैसा आ जाता है। तो अगेन ये बड़ा मजे का साइकिल है, लेकिन इसके लिए दिल काफी बड़ा होना चाहिए। पहली दफा वाला जो खर्चा है ना वैल्यू का, वो करने के बाद भी हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस अपनी गंदी सी उल्टी सीधी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आपका कस्टमर ले जाए और आप सोचें कि यार मैं क्वालिटी पे काम करता रहा, लोग मार्केटिंग में लोगों को पागल बनाने पे लगे रहे। तो अगेन मतलब अगर मैं कहूँ कि यार मेरी मार्केटिंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं बंदा बड़ा अच्छा हूँ, तो ये भी गलत है। आज के दौर में आपको मार्केटिंग पे भी काम करना होगा। खैर अगेन कहानी आगे चलाते हैं। मैं बड़ी पर्सनलाइज्ड एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ अपनी फील्ड की। क्या याद करेंगे आप? कोई रिवीजन सेशन अटेंड किया? ठीक हो गया। रिसोर्सेस, कहानी कहां से शुरू हुई थी? हमने कहा था रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज की बेस पे कैपेबिलिटी डेवलप होगी आपकी, फिर आप अपनी कंपिटेंस डेवलप करेंगे और अल्टीमेटली आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना शुरू कर देंगे। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिसोर्सेज बेसिकली कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी स्किल या आइटम ऑफ नॉलेज हो सकता है जो कि एंटिटी के कंट्रोल में, यानी कि जो आप ओन कर रहे हैं, जिस चीज को जो आपकी है वो आपके रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की कई एग्जांपल हो सकती हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपके पास कौन कौन से लोग हैं, कैसे एम्प्लॉइज हैं, कैसे मैनेजर्स हैं। फिजिकल रिसोर्सेज, आपके पास कौन कौन से फिजिकल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे तक एक्सेस कितनी है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम्स, नॉलेज और ये सारी चीजें। यानी जब हमने देखना है कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो पहले देखना हमारे पास है क्या। हमारे पास इंसानों में क्या है, पैसों में क्या है, एसेट्स में क्या है, कोई और ऐसी चीज। ये रिसोर्सेज ही हैं जिनकी वजह से हम जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को समझना जरूरी है। देन रिसोर्सेज में हम एक बात करेंगे थ्रेशोल्ड रिसोर्स की और एक बात करेंगे यूनिक रिसोर्स की। थ्रेशोल्ड रिसोर्स, मैं अगर एक फिजिकल कॉलेज चलाऊंगा तो मेरे पास बिल्डिंग तो होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड रिसोर्स मतलब मैं अगर एक फिजिकल कॉलेज सोच रहा हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है या मेरे पास एक बिल्डिंग नहीं है किराए की, तो फिर मैं गलत सोच रहा हूँ। यानी कि सीए का कॉलेज, फिजिकल सीए का कॉलेज चलाने के लिए मुझे कम से कम एक बिल्डिंग चाहिए। ये थ्रेशोल्ड रिसोर्स है। थ्रेशोल्ड कि यार ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना, इतना तो करना पड़ेगा, इतना ना किया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स का मतलब है कि कम से कम मेरे पास क्या होना चाहिए। ओके, ये कम से कम है, लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्स कोई ऐसा यूनिक हो जो मेरे कंपेटिटर्स के पास नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग है और एन उस जगह पे है जहां सीए के कम से कम 10 हॉस्टल्स हैं, कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, ब्लू कलर की बिल्डिंग है, 6-7 मंजिला इमारत है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसमें बड़ा कुछ सेटअप है। अगर मेरे पास ऐसा रिसोर्स है जो मेरे कंपेटिटर्स के पास नहीं है, तो मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई सबके लिए बिल्डिंग होना जरूरी है। अब बिल्डिंग सबके पास है लेकिन मेरी जैसी बिल्डिंग किसी के पास नहीं है, मेरी जैसी लोकेशन किसी के पास नहीं है। तो अगर मेरे पास लोकेशन बड़ी तूफानी है, मेरे पास बिल्डिंग बड़ी तूफानी है, ये इस तरह की चीजें मुझे कई दफा एक एक्स्ट्रा एज दे देंगी अपने कंपेटिटर्स के ऊपर। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं दैट एन एंटिटी नीड्स इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्री एंड कम्पीट इन द मार्केट। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज के बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वो तो थ्रेशोल्ड का मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। तो यूनिक रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय एंटिटी दैट कंपेटिटर्स डू नॉट हैव, या उनके लिए डिफिकल्ट हो उनको एक्वायर करना। हो सकता है आपने किसी वजह से कोई स्कैर्स रॉ मटेरियल आपके पास ओनरशिप हो सकता है आपकी लोकेशन ऐसी बड़ी माल हो। जैसे एग्जांपल दी कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कंपनी है और वो लार्ज वाटरफॉल के करीब है। मैं फसलों से काम करता हूँ और मेरे आसपास एक नहर बह रही है, एक ऐसी नहर जिससे सबसे पहले मैं पानी लेता हूँ और सबसे पहले मुझे फायदा होता है। कोई स्पेशल प्रिविलेज है, आपको कोई पेटेंट मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस दिया हुआ है, कोई ऐसा लाइसेंस है जो आपके अलावा किसी और को अगले 100 साल तक नहीं मिलने वाला, आपके पास एज है। यूनिक रिसोर्स जो है वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज का सोर्स हो सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम चेंज भी हो सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा एम्प्लॉय है, मेरे पास एक ऐसा टीचर है जो तूफानी है, जबरदस्त आग लगा देता है, लेकिन ये आग लगाने वाला टीचर किसी और के पास भी तो जा सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि आप जो है आपके जो यूनिक रिसोर्सेज हैं वो कई दफा इतने कंट्रोलेबल नहीं होते। तो आपने ये भी देखना होता है कि हमारा ऐसा कौन सा कंपेटिटिव एडवांटेज है जो सस्टेनेबल भी है, हमारी कौन सी कंपेटेंस है जो देरपा है। तो देरपा चीज भी समझनी जरूरी है। तो आप दो तरह की रिसोर्सेज को सोचेंगे, वो रिसोर्सेज जो मूवेबल हैं, जो कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, वो रिसोर्सेज जो पक्के आपके हैं और कोई आपसे छीन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कॉलेज बनाता हूँ तो उसमें मेरे साथ अगर कोई टीचर है तो वो टीचर किसी और को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मेरे साथ मैं हूँ, मैं किसी और को नहीं ज्वाइन करूंगा।
तो अपने वेंचर में मैं अपने आप को यूनिक रिसोर्स कहूंगा कि हाँ भाई मैं कम से कम अपने वेंचर के लिए अवेलेबल हूँ, मैं अपने वेंचर को सर्च करके दे सकता हूँ। तो थ्रेश होल्ड रिसोर्स मुझे, मेरे पास कम से कम इतने टीचर होने चाहिए, या इस तरह का सेटअप होना चाहिए। यूनिक रिसोर्स कम से कम कुछ ऐसे हों जो कि बाकियों के पास ना हो, कुछ ऐसा हो जो सबसे मुनफरिद हो। कंपिटेंस, रिसोर्स समझ आ गया। रिसोर्स हमारे पास टीचर्स होने चाहिए, हमारे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारे पास सेटअप होना चाहिए। अब कंपिटेंस, कंपिटेंस किसे कहेंगे? एक्टिविटीज या प्रोसेसेस इन विच एंटिटी यूज इट्स रिसोर्सेस। कंपिटेंस कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। यानी कि मेरे, देखें, वेबसाइट कोई भी कॉलेज खरीद सकता है, सर्वर कोई भी कॉलेज खरीद सकता है, डिवाइसेस कोई भी कॉलेज खरीद सकता है, टीचर किसी भी कॉलेज के पास आ सकते हैं, लेकिन क्या सब अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास डिलीवर कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि वी हैव अ कंपिटेंस, हम लोग ऑनलाइन में अच्छी क्वालिटी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास कुछ डिफरेंट है जो बाकियों के पास है, हम उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। हमें वो आता है कि हम उससे क्वालिटी कैसे जनरेट करेंगे, हम अपने टीचर से अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स कैसे लेंगे, उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अगेन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बिजनेस की बात करूं, क्योंकि हम फर्ड बिजनेस रहे हैं, और उस बिजनेस के अंदर वो वाला सेक्टर जिसकी आपको समझ आती है। क्योंकि किसी भी बच्चे से पूछो, हाँ भाई अगर आपको कॉलेज के फाइनेंशियल मिल जाए तो आप उसमें क्या देखेंगे, वो कहता है सर सबसे पहले हम देखेंगे कॉलेज कितना कमाता है, फिर हम देखेंगे कि टीचर्स की सैलरी क्या है। तो ये वो वाला बिजनेस है जो आपको मजे का लगता है, जो आप हर वक्त देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो उस कम्युनिटी की है, उस सेक्टर की है, जो बिजनेस सेक्टर को आपने देखा है। अब टेक्सटाइल की अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिनिंग वाली कंपनी वीविंग वाली कंपनी के साथ ऐसा करे, तो आप कहेंगे सर क्या अजीब अजीब सी बातें करी जा रही हैं। तो कंपिटेंस, रिसोर्सेज सबके पास है, और कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास यूनिक रिसोर्स भी है। रिसोर्स अगली जंग क्या है? कंपिटेंस। मैंने कुछ जगह पे अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, कैपेबिलिटी है मैं क्या कर सकता हूं, और अगर मैं वो कर जाऊं तो फिर मेरी कंपिटेंस बन जाएगी। रिसोर्स, मेरे पास अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अगर अच्छी वेबसाइट अच्छा सिस्टम हो तो मैं अच्छी ऑनलाइन क्लास दे सकता हूं। ये जो दे सकता हूं ये कैपेबिलिटी है। और अगर मैं वाकई ही अच्छी क्लास दे जाऊं और एक आदत बन जाए और मैं अपने सिस्टम को इंप्रूव कर लूं, तो ये कहलाएगी मेरी कंपिटेंस, कि मेरे सिस्टम की ये कंपिटेंस है। तो हम कहेंगे यार वो लोग ऑनलाइन क्लास में बड़े कंपिटेंट हैं, उनकी। तो कैपेबिलिटी रिसोर्सेज से आती है, और कैपेबिलिटी को अगर आप यूज करते हुए एक खास चीज डेवलप कर जाएं तो वो कंपिटेंस बन जाती है। जब हम कंपिटेंस की बात करते हैं तो अगेन एक थ्रेशोल्ड कंपिटेंस है और एक कोर कंपिटेंस है। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस फिर वही मिनिमम कंपिटेंस जो आपको चाहिए कस्टमर की नीड्स पूरी करने के लिए। कुछ प्रोसेस एबिलिटीज आपको ऐसी चाहिए जो कम से कम आपको हो। ये मिनिमम कैपेबिलिटीज हैं जो कि आपको किसी भी मार्केट में compete करने के लिए चाहिए। कोशिश करें कि ये ऐसी हो कि लोग इसे ना ले जा सकें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस है वो इजी टू इमिटेट है। हम ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं, ओके, हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बना ली वो भी कॉपी हो सकती है, ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं, प्रोसेस भी कॉपी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो कंपिटेंस है वो कई दफा कॉपीएबल है। तो फिर आपको चाहिए होती है कोर कंपिटेंस, कोर मेन कंपिटेंस, वो एक्टिविटीज प्रोसेस या एबिलिटीज जो आपको एक कैपेबिलिटी दे देते हैं कि आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक ऐसी कंपिटेंस जो कि एक्सेप्शनल होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्शनल नहीं है तो वो कोर कंपिटेंस नहीं है। तो हो सकता है कि दो कॉलेजेस आपस में जितना मर्जी मुकाबला कर लें, एक कॉलेज के पास कोई ऐसा टीचर हो और वो ऐसे तरीके से पढ़ाता हो कि हम कहें यार उस टीचर का कोई जोड़ नहीं है, वो तो तूफान है, मतलब उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। तो अक्सर दूसरे कॉलेजेस वो ख्वाहिश करेंगे कि यार काश वो बंदा हमारे पास होता। अब सवाल ये है कि वो कोर कंपिटेंस कॉपी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर तो वो कॉलेज जिस तरह का वो टीचर है, अगर वो वहीं पे प्रिंसिपल या वहां का ओनर है, तो फिर तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तो उसकी कोर कंपिटेंस है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर ये खाली कंपिटेंस है, कोर कंपिटेंस नहीं है, या ये कॉपी हो सकती है, तो फिर ये अच्छी कोर कंपिटेंस नहीं है। अच्छी कोर कंपिटेंस वो है जो कि आपकी सस्टेनेबल हो। अच्छी कोर कंपिटेंस वो है जिसको कॉपी करना आसान ना हो। जितनी सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस होगी उतना ही अच्छा है। जितनी ड्यूरेबल हो, जितना डिफिकल्ट टू इमिटेट यानी कि कॉपी करना जितना डिफिकल्ट हो, उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लो कर सकता है। तो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए, और कोर कंपिटेंस होनी चाहिए कुछ ऐसा कि जिसमें आप सबसे एक्सेल करते हैं, कि आप कहें यार इनके पास ये कोर कंपिटेंस है ना, ये किसी के पास नहीं है। जो इस बिजनेस को ये एज मिला हुआ है ना। अक्सर क्या होता है किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, उसका होता है यार इस जैसे चने पूरे लाहौर में कोई नहीं देता,
उनकी कोर कंपेटेंस बन जाती है। तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी कोर कंपेटेंस के सहारे अपनी बाकी प्रोडक्ट भी चलाते हैं। वो फिर चने के साथ जो है वो एक चीज और ऑफर करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये जरा ये भी खा के देखें इस तरह से। तो आप अपनी कोर कंपेटेंस पे काम करते हैं, वो ऐसा क्या है जो आपके पास और किसी और के पास नहीं है। फिर आप उसे सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसे ड्यूरेबल बनाने की कोशिश करते हैं, और आपकी कोशिश होती है वो डिफिकल्ट टू कॉपी हो और उसको कोई आपसे छीन के ना ले जाए। नहीं जी, एक भाई ने कहा सर ऑल दो ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक सवाल उन्होंने लिखा और खुद चले भी गए। अब मैं उनका जवाब भी दूंगा तो फायदा कोई नहीं होगा उन्हें। सर बिरयानी खाएंगे, घर बैठे बैठे बच्चों आप लोग जो है ना यशी करो। अब ये देखें कितना जुल्म है, टीचर बेचारा अकेला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, खैर है। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज क्या था, हमने कहा था कि एबिलिटी टू डू समथिंग। आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप किसी तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज ले लें। आप अपने रिसोर्सेज और कंपेटेंस को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें तो हम कहेंगे यार वो इदारा बड़ा कैपेबल है, वो इदारा तो बड़ा कुछ कर सकता है, उसके पास कंपेटेंस भी बहुत है, उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं। तो आपकी कैपेबिलिटीज का मतलब है कि आपका इदारा कलेक्टिवली क्या कर सकता है। एक कैपेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं डायनेमिक कैपेबिलिटी। कोविड के टाइम पे ये बड़ी जरूरी थी। बहुत सारे बिजनेसेस जो अपने आप को चेंज नहीं कर सके डूब गए, और बहुत सारे बिजनेसेस जिन्होंने टाइम पे अपने आप को चेंज किया वो मार्केट में आगे से आगे चल गए, क्योंकि उनके पास डायनेमिक कैपेबिलिटी थी। डायनेमिक कैपेबिलिटी का मतलब है कि आपका इदारा जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलने का गुर जानता हो। अगर वो ऐसा जानता है तो हम कहेंगे कि जी उसकी डायनेमिक कैपेबिलिटीज हैं। एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज बाय अडॉप्टिंग टू इट्स चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, renewing resources base, getting rid of resources that have lost value and acquiring new resources। वो जो नई से नई कंपेटेंस डेवलप करे, पुराने रिसोर्सेज से जान छुड़ाए, नए रिसोर्सेज डेवलप करे और बदलते हालात के हिसाब से अपने आप को बदलना जानता हो, उसको हम कहेंगे वो डायनामिक कैपेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 4 में थोड़ी सी बोरिंग डिस्कशन हमारी बढ़ जाती है। डिस्कशन को जरा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। कॉस्ट इंप्रूव करने से कई दफा क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजिकली ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। जो इदारा अपनी कॉस्ट को जितना कंट्रोल कर लेगा स्ट्रेटेजिकली उसके पास उतना फायदा होगा। वो अपनी प्राइस के साथ भी खेल सकता है, या वो कुछ खर्चा अपनी क्वालिटी पे दे के भी उसके बाद भी मार्केट में सबसे लीडर रह सकता है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आती है, दो फेमस तरीके हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैं अपनी कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो इस वक्त हम जिस गो टू वेबिनार के ऊपर हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, 500 अटेंडीज वाला लाइसेंस, ये $250 पर मंथ है इसका खर्चा, यानी कि सेशन का $1500। अब सेशन का $1500 का मतलब है कि मैं एक सेशन का सिर्फ लाइव क्लास एक लाइसेंस पे देने के लिए कितना खर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपके कैलकुलेटर तो बहुत अच्छे चलते हैं। $1500 कितना बन गया? हाँ जी, हाँ जी, किसी का तो कैलकुलेटर चल रहा होगा। सर 2,64,000, एक भाई ने 2,64,690, एक ने 2,66, तकरीबन $2.25 लाख, यानी कि $2.25 लाख रुपए अगर मैं एक लाइसेंस पे खर्च कर रहा हूँ। मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 7 तरह के लाइसेंस, नहीं सॉरी, 8 8 तरह के लाइसेंसेज हैं। कुछ सस्ते लाइसेंस भी हैं, कुछ महंगे लाइसेंस भी हैं। अब अगेन, अगर मेरा ये एक $2.25 लाख मेरे एक सेशन का खर्चा है, तो अगर मैं इसमें 100 बच्चों को पढ़ाऊं या मैं 300 को पढ़ाऊं, एनर्जी उतनी लगनी है, पैसा उतना ही लगना है, सारा कुछ है। तो अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास पर स्टूडेंट कॉस्ट कम आ जाएगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये होता है कि आप ज्यादा वॉल्यूम को सर्व करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ वॉल्यूम पे, और जिसकी वजह से आप जो है आपको एज मिल जाता है और आपका खर्चा कम हो जाता है। तो जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे हम कम प्राइस रखते हैं तो अल्लाह का शुक्र उससे एक अच्छा वॉल्यूम आता है। उस वॉल्यूम की वजह से हम अपने खर्चों को किसी हद तक एक खास लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम कम पैसों में लोगों को वो चीज दे दें और उसमें हमें भी बहुत ज्यादा लॉस ना हो। एक डेढ़ दो ढाई साल तक लॉस चला, लेकिन उसके बाद अब हम अपने ब्रेक इवन को क्रॉस कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज कि ज्यादा सेल करें, जितनी ज्यादा चीज बढ़ा देंगे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स तो आपको आते ही है माशाल्लाह से। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, स्कोप में क्या होता है कि आप एक चीज की सेल नहीं बढ़ाते, आप अपना स्कोप बढ़ा लेते हैं।
अब वही वाली बात है कि आप जो है वो एक बिल्डिंग है आपके पास, उस बिल्डिंग में आप 2 फ्लोर पे जो है वो सीए का कॉलेज रन कर रहे हैं, बिल्डिंग का आपको पूरा किराया देना है, तो तीसरे फ्लोर पे आपने किसी और को किराए पे दे दिया यार तुम्हारा जॉब, या तीसरे फ्लोर पे आपने कोई शोरूम शुरू कर दी और वहां पे कुछ और चीजें वो कर दी, छत पे आपने जनाब वो बारबेक्यू लगा दिया और जनाब उससे अलग से कमाना शुरू कर दिया, स्कोप चेंज हो गया, बिल्डिंग वही है, उस बिल्डिंग में आपने स्केल के बजाय अपना स्कोप, आप डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स ले आए और अब एक वक्त में दोनों प्रोडक्ट्स पे जब चीजें डिवाइड हो रही हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। तो अगर एक बिजनेस अपने मल्टीपल तरह के काम शुरू कर दे और उन सब पे खर्चा सेम हो, यानी कि अगर एक मैनेजर का खर्चा 1 लाख रुपया है अगर, और आप उस मैनेजर को 3 तरह के काम कहें तो भी उतना ही खर्चा है, 6 तरह के काम कहें तो भी उतना खर्चा है, तो बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो अपने मैनेजर्स को डिफरेंट चीजों के अंदर स्प्रेड कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारी चीजें आपने मैनेज करनी है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैनेजर वही हो, चीज भी वही हो, लेकिन मैनेजर जिन चीजों से डील कर रहा है उनका स्केल इतना बढ़ जाए कि पर यूनिट वो जो मैनेजर की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए। तो होता ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में आप क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती है, आप 2 या 2 से ज्यादा तक प्रोडक्ट्स में घुस जाते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है आप एक ही प्रोडक्ट के हायर वॉल्यूम की डील कर रहे होते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कम कर लें तो आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट में फीचर ऐड कर सकते हैं और अपने आप को बाकियों से बेहतर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट नॉलेज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, नॉलेज, क्या नॉलेज भी एक अच्छी कंपेटेंस या रिसोर्स है? यस। आपके इदारे को जितना नॉलेज आपके कंपेटिटर की निस्बत ज्यादा होगा आप उतना बेहतर ग्रो कर सकते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी की अगर रिसर्च दूसरी कंपनी से बेहतर है तो उसकी दवाइयां ज्यादा अच्छी तरह से चलेंगी। एक कंपनी को मार्केट की रिसर्च ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। एक इदारे के पास कुछ इंटेलेक्चुअल नॉलेज है जो दूसरे के पास नहीं है, वो ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज और नो हाउ है ना, ये भी आजकल बड़ा जरूरी है। अगर एक कॉलेज को पता है कि जी एएफसी करने के फौरन बाद लोग फास्ट ट्रैक उठा के दे सकते हैं और दूसरे कॉलेज को ये बात नहीं पता, तो शायद एक अच्छे टाइम पे एक कॉलेज दूसरे की निस्बत बहुत ज्यादा एज ले जाए क्योंकि उसको रूल का पता था। तो कभी कभी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, मार्केट का अंदाजा, नो हाउ, ये भी आपका एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बन जाती है जिसकी वजह से आप कमा लेते हैं। कैपेबिलिटी मैनेजमेंट कहाँ से आ सकती है? कई सोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्री में आपको कितना अरसा हो गया। फॉर एग्जांपल आईकेप की नई स्कीम अगर 2013 में आई थी और मुझे पता है कि उस वक्त 2013 में जब नई स्कीम आई थी तो आईकेप ने साल तक क्या किया था। अब ऐसे में मैं चूंकि पुराना हूं तो मुझे ये बात पता है। अगर एक बंदा जिसने 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया उसको नहीं पता, उस बच्चों से पूछेंगे सर आईकेप की नई पॉलिसी आई है अब आईकेप क्या करेगा, तो उसको इतना आइडिया ना हो। शायद मुझे अपने एक्सपीरियंस की वजह से आइडिया होगा कि आईकेप साल तक क्या कर रहा है, तो मुझे एक एज मिल जाएगा उस बंदे के ऊपर जिसको वो वाली बात नहीं पता। तो कभी कभी एक्सपीरियंस आपके पास नॉलेज आता है, कभी कभी अच्छी ट्रेनिंग देने से अपने एम्प्लॉइज को उनके पास नॉलेज आता है, कभी कभी लोगों की अच्छी मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी वगैरह को प्रमोट करने से, कई दफा आईटी सिस्टम्स वगैरह से, कई दफा टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज करने से, कई दफा इंफॉर्मेशन एनालिसिस की टेक्निक्स, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जिस पे काम करके आप अपनी नॉलेज बेस और इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट नॉलेज और स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ज्यादा नॉलेज भी इंसान को गुमराह कर देता है जी, ये देखना बड़ा जरूरी है कि आप तो उस नॉलेज को सही तरह से अप्लाई करते हैं या नहीं करते। तो ये सारा रट्टा लगाना है, इन सारों को पढ़ते चले जाएं। अगेन वही बात है कि क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और अगर आपको रट्टा लगाने का शौक है तो जरूर, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो मॉडल्स होते हैं। बीच बीच में छोटी छोटी सी डिस्कशन होती है जो कि थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट होती है। पता है आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है कि मैंने स्लाइड पे बड़ा बड़ा करके स्प्रेड करके बनाया हुआ है, अदरवाइज ये इतना ज्यादा डाटा नहीं है। और दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि अब आप रिवीजन क्लास में आए हैं तो कम से कम आपको उतना पढ़ाया जाए कि जिससे आपका पेट भर जाए और आपको ये लगे कि हाँ भाई अब मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जरा डायमेंशन ज्यादा स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा तेजी से भी गुजर सकता हूँ, लेकिन मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक इरादे से आए हैं और भरोसा करके आए हैं तो आपको माल तो ज्यादा मिले, वैल्यू मिलनी चाहिए। लें जी, स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आपने अपनी एनालाइज करनी है या आपने स्वॉट को एनालाइज करना है तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनसे आप रिसोर्सेज और कंपिटेंस को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस हमने पढ़ लिया, कैपेबिलिटी प्रोफाइल हमने देख लिया कि आपकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, रिसोर्स ऑडिट और स्वॉट एनालिसिस, ये दो मॉडल्स। रिसोर्स ऑडिट अगेन एक हल्का सा मॉडल है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। स्वॉट एनालिसिस एक प्रॉपर मॉडल है। जल्दी से देखते हैं ये दोनों मॉडल्स। रिसोर्स ऑडिट, रिसोर्स ऑडिट आप ये देखें कि आपके पास रिसोर्स क्या है और किस लेवल के हैं और इन रिसोर्सेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो किताब ने बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी कि ह्यूमन रिसोर्स में देखें कि आपकी वर्कफोर्स का साइज और कंपोजिशन क्या है।
आपके वर्कफोर्स की एफिशिएंसी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपका लेबर टर्नओवर, लेबर के छोड़ के जाने का क्या रेशो है, लेबर के रिलेशन कैसे हैं, उनका स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन कैसा है, यानी अपने एचआर पे काम करें। फिर आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स कैसी हैं, मैनेजमेंट टीम कैसी है, आपके मैनेजर्स कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। रॉ मटेरियल ये भी आपका रिसोर्स है, आपको आपकी कॉस्ट, आपकी सेल का टोटल कितने परसेंट है, किधर से लेते हैं, आपको आगे अगर कम पड़ गया तो कहां से मिलेगा, सप्लायर कौन से, अल्टरनेटिव मटेरियल्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट आपके पास कौन से हैं, किस वैल्यू के हैं, कितने हैं, आपके इंटेंजिबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या पेटेंट्स हैं, क्या फार्मूले, क्या ऐसी चीजें हैं वो रिसोर्सेज जो बाकियों के पास उस तरह से नहीं है। आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी के कैपिटल के सोर्सेज क्या हैं, कैश फ्लोज क्या है, लिक्विडिटी का क्या मामला है, आपके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, आपकी ओवरऑल सिस्टम कैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एंटिटी ये चाहती है कि वो कंपेटिटर से आगे निकले तो वो एक ऑडिट करवाए अपने रिसोर्सेज का, और अपने रिसोर्सेज को ऑल डायमेंशन में देखे कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, रॉ मटेरियल, नॉन करंट एसेट, फलाना फलाना फलाना। तो जो हमने शुरू में रिसोर्सेज वाली बात की थी, यहाँ दोबारा रिपीट होता है रिसोर्स ऑडिट। अब रिसोर्स ऑडिट करते हुए आप वायरो जहन में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, वायरो, वायरो फ्रेमवर्क, वैल्यू, इमिटेबिलिटी, रेयरिटी, ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज को ऑडिट करते हुए आपने खासतौर पे देखना है कि क्या ये रिसोर्स कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है, क्या ये रिसोर्स मुझे अच्छी वैल्यू दे रहा है। दूसरा, क्या इस रिसोर्स को इमिटेट करना यानी कि कॉपी करना बहुत आसान तो नहीं, कई लोग इसको इतने आराम से कॉपी तो नहीं कर लेंगे, ये देखना जरूरी है। देन ये रेयर कितना है, इस तरह के सिमिलर रिसोर्सेज कितनों के पास हैं, या ये एक यूनिक किस्म की चीज है जो सिर्फ मेरे पास है। देन क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन हम अच्छी कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतना सेटअप है कि हम इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके यूज करके बेस्ट एडवांटेज ले सकें। तो जब भी आपने अपने रिसोर्सेज को देखना है तो ये देखना है कि वो रिसोर्स किस लेवल का है, क्या वो अच्छी वैल्यू दे सकता है, क्या वो चोरी तो नहीं हो सकता, क्या वो ऐसा है जो मुनफरिद है, और क्या वो ऐसा है जिसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो अपने रिसोर्सेज को झांकना है, अपने रिसोर्सेज को समझना है और उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। देन कम्स द फाइनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, मतलब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक क्रूसिफॉर्म चार्ट होता है, यानी कि 2x2 एक चार्ट होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम 4 डायमेंशन में अपने आप को देखते हैं। अगर एक कंपनी सिर्फ यही सोचे कि मेरी ये अच्छाइयां हैं और बुराइयां ना देखे तो गलत है। सिर्फ बुराइयां देखे तो डिमोटिवेट होगी, अच्छाइयां भी देखनी चाहिए। बाहर क्या खौफ है सिर्फ यही देखना जरूरी नहीं है, बाहर अपॉर्चुनिटीज क्या है ये देखना भी जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये इंटरनल हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेट एक्सटर्नल है। यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ थ्रेट जो है वो पिछले चैप्टर के साथ डील करता है, लेकिन मैं इसको यहीं जोड़ के पढ़ा रहा हूं ताकि हमें पूरा स्वॉट समझ आ सके। और स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल इशू है। इसी तरह से ऊपर मैंने ये पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये नेगेटिव लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव चीज है, वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव चीज है। एट एनी गिवन टाइम हमें ये देखना है कि हम क्या अच्छा करते हैं, कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम कहां जा सकते हैं, और क्या खतरे हैं हमारे रास्ते में, हमने उसका क्या करना है। तो किसी भी बिजनेस को अगर ये सारे फैक्टर्स देख के वो अपना स्वॉट एनालिसिस कर सके तो चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। किताब ने एक एग्जांपल दी, उन्होंने कहा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी एग्जांपल उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव क्या है, उनका रिसर्च नॉलेज बहुत अच्छा है, उनके पास बड़े अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो बड़ी अच्छी रिसर्च करते रहते हैं, वो इक्विपमेंट्स पे अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, उनके 6 प्रोडक्ट्स का उनके पास लाइसेंस मौजूद है, उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस क्या है, स्लो प्रोग्रेस है, रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत अच्छे नहीं है, रिसर्च नई प्रोडक्ट तक शिफ्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है, ताजा ताजा उनकी लेबर टर्नओवर भी बढ़ गई है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट ग्रो कर रही है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हुई जिसमें बहुत मार्जिन है, कोविड आ गया, कोविड पे जल्दी से रिसर्च करें, अच्छी से अच्छी चीज दें, आपकी चीज बिकेगी। थ्रेट क्या है, 2 कंपेटिटर्स ने मर्जर कर लिया, अब आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, लॉ नया आ गया है जो कि आपके बिजनेस को तकलीफ दे सकता है। तो एट एनी गिवन टाइम आपने ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास प्लस क्या है, हमारा माइनस क्या है, मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और मार्केट में क्या ऐसे थ्रेट हैं, क्या ऐसी परेशानी है जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम सही से परफॉर्म ना करें।
तो आप ये कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करेंगे तो इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस की मैंने एक एग्जांपल दी है पीआईए की। इवन आपको एक सवाल भी नजर आएगा जिसमें वो कहते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आप स्वॉट एनालिसिस करें। पीआईए की स्ट्रेंथ क्या है? नेशनल एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है, गवर्नमेंट इनके साथ है, यानी कि किसी भी मुल्क में जब भी पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन को लाइसेंस मिलेगा फ्लाई करने का, तो सबसे पहले वो पीआईए होगी क्योंकि नेशनल एयरलाइन है। अनलिमिटेड फंड है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अन्य वह फंड है कि कोई भी और कंपनी के बहुत बुरे हालात आ जाए वो नहीं चल सकती। पीआईए के जितने मर्जी बुरे हालात आ जाए गवर्नमेंट को ये एयरलाइन चलानी पड़ेगी। अनलिमिटेड फंड है, लाइसेंसेस सबसे ज्यादा इनके पास हैं, एसेट्स इतने ज्यादा है इनके पास, सीनियर मैनेजमेंट है, इनके पायलट, इनकी एयर होस्टेस तक 70-70 साल की है, मतलब देखिए कितना सीनियर स्टाफ है इनके पास। गवर्नमेंट इनके साथ है, गवर्नमेंट की एजेंसीज इनके साथ है। वीकनेस क्या है? अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे, ओवर स्टाफिंग हुई भी है, सर्विस अच्छी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट होना अच्छा भी था और गवर्नमेंट होना बुरा भी है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट है, लॉसेज हैं, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, भर्तियां हो रही हैं, रिश्तेदारों को भर्ती किया जा रहा है, तो ये इनकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है? फ्यूल की प्राइसेस दुनिया में ऊपर नीचे होती हैं, इनको बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक खास टाइम पे फ्यूल की वॉर शुरू हो गई और पिछले कुछ अरसे में तेल बहुत ही नीचे की प्राइसेस पे चला गया, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऑपरेट किया। इनके पास अपॉर्चुनिटीज है, नए से नई डायमेंशन ओपन हो रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि लोग कंफर्टेबल ज्यादा हो गए, लोग अब बस के बजाय जहाज का सफर करने में प्रेफर करना शुरू हो गए, लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया लग्जरीज पे, और जो पहले लोग नेसेसिटीज पे खर्चा करते थे लग्जरीज पे नहीं करते थे, वो आदत चेंज हो गई, टाइम लोगों के पास कम हो गए, अब लोग फ्लाइट पे जाना चाहते हैं। थ्रेट्स क्या है? कंपेटिटर्स बड़े तगड़े हैं, एयर स्पेस कई दफा बंद हो जाती है, कई दफा किसी मुल्क के साथ आपका झगड़ा हो गया, इंडिया के साथ एयर स्पेस बंद हो गई तो आधी फ्लाइटें तो जा ही नहीं सकती। इस तरह के थ्रेट्स हैं। फिर दुनिया में क्या चल रहा है, फिर कोविड कोविड आता है तो फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली हर बिजनेस ने अपने आप को 4 डायमेंशन में देखना है, उसके पास स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या अच्छा कर रहा है, वीकनेस वो कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास क्या क्या मार्जिन है, थ्रेट्स उनको किन किन लोगों से खतरा है। तो अगर एक बिजनेस हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और बाहर नहीं देखेगा तो भी गलत है, सिर्फ बाहर देखे अपने आप को ना देखे वो भी गलत है, सिर्फ पॉजिटिव देखे नेगेटिव ना देखे तो भी गलत है। तो आपने हर कंपनी को 4 डायमेंशन में एनालाइज करना है। तो यस, पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको एक बड़ा सा सिनेरियो देके कहें कि जरा इसका स्वॉट एनालिसिस करें। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हुए, उन्होंने एक कंपनी की लंबी चौड़ी एग्जांपल दी थी और कहा था इसका स्वॉट एनालिसिस कर दो। तो क्या करना है हमने? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, 4 हेडिंग देनी है और फिर सिनेरियो को पढ़ते जाना है और हर लाइन को गौर से देखना है कि ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर उसको उठा के रेलेवेंट जगह पे प्लेस करते जाएंगे तो हमारा स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वॉट एनालिसिस में चीजें कुछ इस तरह से होती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंटरनल एनालिसिस। हमने एक्सटर्नल एनालिसिस समझा और इंटरनल एनालिसिस। टू मी ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके एमएफए में जो मैनेजरियल पोर्शन है उसका 70 to 80% हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पे काम की बात है, जो असल काम की बात है वो यहाँ है। जो अगला चैप्टर है वहां पे कोड ऑफ एथिक्स जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और 2 मॉडल्स हैं सिर्फ, लेकिन वो 2 मॉडल भी जाहिर है इंपॉर्टेंट है, तो 5 से 10%, 15% वेटेज उसकी मान सकते हैं। और फिर एक लंबा चौड़ा पेस्टल की कहानी है जिसमें किताब ने धक्के से बहुत सारे चैप्टर ऐड किए हुए हैं, लेकिन जाहिर है हम उसको भी पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे अगले दिनों में। तो इंशाल्लाह ताला फिर अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं। अब आपको ब्रेक कितने बजे तक की चाहिए? एक भाई ने कहा सर 70 to 80% वाली बात रिपीट करते हैं, ये 2 चैप्टर्स एमएफए के पोर्शन का 70 to 80% है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एक्सपीरियंस के मुझे अंदाजा है। आप देखिए ये भी एक नॉलेज है, कॉर्पोरेट नॉलेज के, मैं इतने तरह से बीएम और वो सब चीजें देख रहा हूँ। तो एमएफए में आप 9 चैप्टर्स को देख के परेशान हो रहे हैं थ्योरी के, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें से चैप्टर नंबर 7 और 8 में वो काम की बात है जो एग्जामिनर को भी बड़ी पसंद है। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, तो जब मैंने अलग अलग बॉडीज से सवाल इकट्ठे किए आईकेप के ही अलग अलग पेपर से, तो सबसे ज्यादा सवाल 7 और 8 के इकट्ठे हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा आईकेप ने यही पूछा था और पसंद भी उनको ये बहुत ज्यादा था। तो 7 और 8 चैप्टर ये दोनों क्रक्स हैं एमएफए की थ्योरी पोर्शन, यानी कि अगर किसी ने थ्योरी वाला पोर्शन बस सरसरी सा किया और ये 2 चैप्टर अच्छे से किए हैं तो भी उसने समहाउ 70% ऑफ द ग्रिप अपनी कर ली है। तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह से देखना है।